So once again welcome my students on my YouTube channel Everything is Relative। इस वीडियो में मैं आपको सितंबर 2 शिफ्ट 1 में जो जेईई मेंस का पेपर हुआ था उसके फिजिक्स पोर्शन को मैं सॉल्व करने वाला हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन आए थे और उनको कैसे सॉल्व करना था और क्या उनका आंसर है। तो पहली बात तो ये है कि एक मेमोरी बेस्ड पेपर है ये, तो हो सकता है कि जो आपका रियल में जो डेटा था हो सकता है उस डेटा से स्लाइटली डिफरेंट हो, बट इससे आपको ये आइडिया लग जाएगा, मतलब इस क्वेश्चंस को जब मैं सॉल्व करूंगा तो आपको ये आइडिया लग जाएगा कि आपने वो क्वेश्चन को सही अटेम्प्ट किया है कि नहीं किया। और एक जो अभी 2021 में जो पेपर देने वाले हैं मेंस को, उनको भी एक आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो कंप्लीटली मेमोरी बेस्ड है, तो कुछ एक आध क्वेश्चन का डेटा हो सकता है स्लाइटली डिफरेंट हो, जो वहां पे आया था एग्जाम में उससे हल्का सा डिफरेंट हो सकता है, बट ठीक है फिर भी आपको एक आइडिया आपको लग जाएगा यहाँ पे कि क्वेश्चन जो आपने अटेम्प्ट किया है वो सही तरीके से अटेम्प्ट किया है कि नहीं किया है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो। अच्छा, इस सॉल्यूशन को मैं दो पोर्शन में डिवाइड कर रहा हूँ। पहले मैं आपको वो क्वेश्चंस करवा रहा हूँ जो 11th के सिलेबस से पूछे गए हैं, फिर मैं आपको वो क्वेश्चन करवाऊंगा जो 12th के सिलेबस में से पूछे गए हैं। इससे आपको ये भी पता लग जाएगा कि आपको किस चीज पे ज्यादा काम करना है, आपका 11th वीक है कि 12th वीक है, और 11th से कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, 12th के पोर्शन से कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसका भी आपको एक आइडिया लग जाएगा। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, पहले मैं आपको 11th के सिलेबस के क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो 11th के सिलेबस से पूछे गए थे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो, क्वेश्चन फर्स्ट में आपको ये बोला गया था कि एक एम के जी की एक रोड है। ठीक है, बेसिकली रोड भी नहीं है, एक मीटर स्केल है जिसका जो मास है वो एम के जी है। तो एक मीटर स्केल है जिसका मास एम के जी है। यहाँ पे कुछ नंबर लिखे हुए थे, 0 मीटर, यहाँ पे 25 सेंटीमीटर, 0 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, यहाँ पे लिखा हुआ था 50 सेंटीमीटर, फिर एक जगह पे 75 सेंटीमीटर और यहाँ पे पूरा 100 सेंटीमीटर। तो बेसिकली एक मीटर लेंथ का एक स्केल है जिसका जो मास है वो कितना है, एम के जी है। यानी इस स्केल का जो मास मुझे दिया हुआ है, मास ऑफ द स्केल, वो मुझे दिया हुआ है एम के जी। ठीक है, और बोला गया है इसके दोनों एंड से एक स्ट्रिंग अटैच करके इसको लटकाया गया है। ठीक है, ऐसे इसको लटकाया गया है। इस स्ट्रिंग का नाम बोला गया है ए और इस स्ट्रिंग का जो नाम है वो बोला गया है हमको बी। तो एक मीटर लंबा स्केल है जिसको दो स्ट्रिंग से लटकाया गया है, एक स्ट्रिंग ए है एक स्ट्रिंग बी है, और ये बोला गया है कि 75 सेंटीमीटर वाला जो मार्क है वहां पे एक ब्लॉक और लटकाया गया है 3m का। ठीक है, तो एक ब्लॉक है जो 75 सेंटीमीटर वाले मार्क पे लटकाया गया है 3m का, और इस पूरे स्केल का जो मास है वो है m, और दो स्ट्रिंग है ए एंड बी जिससे ये आपका क्या हुआ है, लटकाया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन हमको ये बोला गया था कि जो स्ट्रिंग ए है इसमें जो टेंशन है, मतलब उसको टीए मान लेता हूं, वो के एम जी है। अगर स्ट्रिंग ए में टेंशन के एम जी है तो उस के की वैल्यू क्या होगी। आ रही बात समझ में? तो क्वेश्चन आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि क्या पूछा गया है। बहुत सिंपल लेवल का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन आपका रोटेशनल मोशन में से आया है, यानी आरबीडी में से आया है 11th में। तो रोटेशनल मोशन का ये क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है, और ये बोला गया है कि ये स्केल जो है वो इक्विलिब्रियम में है। तो अगर ये स्केल इक्विलिब्रियम में हमको बोला गया है, तो अगर कोई भी बॉडी अगर इक्विलिब्रियम में हो तो किसी भी पॉइंट के अबाउट जो टॉर्क होता है वो आपका 0 होता है, ये आपने पढ़ा होगा। तो किसी भी पॉइंट के अबाउट आप टॉर्क इक्वेशन लिख दो और उस टॉर्क को किसके बराबर कर दो, आप 0 के इक्वल कर दो। ठीक है, तो मैं काम कर रहा हूँ बी पॉइंट के अबाउट, मतलब इस पॉइंट के अबाउट क्या ले रहा हूँ, मैं टॉर्क ले रहा हूँ। कोई भी पॉइंट मान लेता हूँ इसको, मैं इस पॉइंट को ओ पॉइंट मान लेता हूँ। ठीक है, तो मैं इस ओ पॉइंट के अबाउट क्या ले रहा हूँ, टॉर्क ले रहा हूँ। तो ओ पॉइंट के अबाउट जब मैं टॉर्क लूंगा तो इस स्ट्रिंग में जो टेंशन होगा टीबी, इसका टॉर्क को 0 हो जाएगा क्योंकि इसका जो फोर्स है वो इसी पॉइंट से पास होगा। इस स्ट्रिंग का जो टेंशन है टीए, इसका टॉर्क कितना आएगा, इसका टॉर्क आएगा टीए इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो टीए इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है हमारे पास, 100 सेंटीमीटर, तो उसको लिख दूंगा टीए इंटू 100 सेंटीमीटर। मैं जानबूझ के डेटा सेंटीमीटर में ले रहा हूँ क्योंकि सारी डेटा सेंटीमीटर में पुट कर दूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चाहो तो आप डेटा को मीटर में भी पुट कर सकते हो, मैं डिस्टेंस को सेंटीमीटर में पुट कर देता हूँ। तो इस स्ट्रिंग का जो टेंशन है उसका टॉर्क तो आएगा टीए इंटू 100 सेंटीमीटर। एक इस स्केल का जो मास है वो m है, तो इसका जो mg लगेगा वो इसके बिल्कुल मिड पॉइंट पे लगेगा। तो इसके mg का जो टॉर्क आएगा वो आएगा mg इंटू 50 सेंटीमीटर, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है वो 50 है, लेकिन इसका जो टॉर्क आएगा वो आपका आएगा बाहर की तरफ, जबकि इस टेंशन का जो टॉर्क आएगा वो आएगा आपका अंदर की तरफ। इसका इसका जो टॉर्क आ रहा है वो बाहर की तरफ आ रहा है, इसलिए मैं इसको लिखूंगा माइनस में। तो mg इंटू 50। आ रही है बात समझ में? मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ टॉर्क नेट, कितना टॉर्क लग रहा है किस पॉइंट के अबाउट, अबाउट पॉइंट ओ, ये ध्यान रखना, अबाउट पॉइंट ओ के अबाउट मैं क्या लिख रहा हूँ, टॉर्क इक्वेशन लिख रहा हूँ। तो इसका टेंशन तो इसका टॉर्क तो आ गया टीए इंटू 100,
mg का जो टॉर्क आएगा वो आएगा mg इंटू 50। ये टॉर्क जो आ रहा है बाहर की तरफ आ रहा है, इसलिए मैंने नेगेटिव लिखा है। एक इसका टॉर्क आएगा, इसका ब्लॉक का जो मास है वो है 3m, तो जो फोर्स लगेगा वो लगेगा 3mg। तो इस 3mg का जो टॉर्क आएगा वो कितना आएगा 3mg इंटू 25, और ये वाला टॉर्क भी बाहर आएगा इसलिए इसको भी मैं नेगेटिव में लिख रहा हूँ, तो माइनस का 3mg इंटू 25। ये मेरा नेट टॉर्क हो गया पॉइंट ओ के अबाउट। अब ये जो स्केल है वो आपका इक्विलिब्रियम में है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा आपका 0 के इक्वल हो जाएगा। तो देखो कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा TA इंटू 100 इक्वल्स टू 50 mg प्लस 75 mg, तो ये हो जाएगा आपका 125 mg। ठीक है, तो TA इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपके पास, TA इक्वल्स टू हो जाएगा आपके पास 125 डिवाइडेड बाई 100 mg। आप इसको कैंसिल आउट कर सकते हो 5/4, तो TA इक्वल्स टू आ गया आपके पास 5/4 mg। तो यहाँ से K की वैल्यू कितनी आ गई, मुझे दे रखा था TA इक्वल्स टू K mg, तो उसका मतलब K की जो वैल्यू आ गई मेरे पास वो आ गई 5/4, और ये ऑप्शन में गिवन भी था। तो ये इसका फर्स्ट क्वेश्चन था जो सेकंड शिफ्ट का पेपर 1 हुआ था उसमें। तो सिंपल क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं करना था हमको बोला गया था कि ये रॉड इक्विलिब्रियम में है, यानी ये स्केल इक्विलिब्रियम में है, तो किसी भी एक पॉइंट के अबाउट आप टॉर्क इक्वेशन लिख दो और उसको 0 के इक्वल पुट कर दो। तो मैंने ओ पॉइंट के अबाउट टॉर्क इक्वेशन लिखी है, इसको 0 के इक्वल पुट कर दिया, तो मैंने इस स्ट्रिंग में टेंशन निकाल लिया कि कितना आया, वो आया हमारे पास 5/4 mg। तो K की जो वैल्यू हो जाएगी, अगर मैं इस गिवन डेटा से कंपेयर करूं तो K की जो वैल्यू हो जाएगी 5/4। तो आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि इफ फोर्स, वेलोसिटी एंड एरिया इज कंसिडर्ड एज ए फंडामेंटल क्वांटिटी, देन व्हाट विल बी द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। यानी अगर मैं फोर्स, वेलोसिटी और एरिया को फंडामेंटल क्वांटिटी मानूं तो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की डायमेंशन क्या होगी। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत इजी लेवल का क्वेश्चन है, ये आपके फर्स्ट चैप्टर से पूछा गया क्वेश्चन है यूनिट एंड डायमेंशन से। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करते हैं ये आपको पता होगा, इसकी कुछ प्रोसेस होती है इसको सॉल्व करने की। तो हमको ये बोला गया है कि फोर्स, वेलोसिटी और एरिया को अगर मैं फंडामेंटल क्वांटिटी मानूं तो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की डायमेंशन क्या होगी। तो मैं यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की डायमेंशन कुछ मान लेता हूं F1 FA VB AC। आ रही बात समझ में, मैंने फोर्स, वेलोसिटी और एरिया की टर्म्स में यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की डायमेंशन लिख दी FA VB AC। अब मैं अगर ABC की वैल्यू निकाल लूं तो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की डायमेंशन आ जाएगी फोर्स, वेलोसिटी और एरिया की टर्म्स में। अब ABC की वैल्यू कैसे निकालते हैं, हम यहाँ पे अब इसका रियल डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते हैं जो हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं उनकी टर्म्स में। ठीक है, तो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो कैसे निकालेंगे, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो होती है वो होती है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो जब आप स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन के हिसाब से जब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालोगे तो वो आपको वैसे पता होगा, वो होता है m1n-1t-2। तो ये फॉर्मूला होता है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का। अब बात आती है फोर्स का, तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है m1L1t-2 पावर a। वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है L1t-1 पावर b। एरिया का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो होता है L2 पावर c। ठीक है, थोड़ा सा इसको सिंपलीफाई कर लेता हूं मैं, तो m1L-1t-2 इज प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा m पावर a। l पावर a, यहां से l की पावर कितनी है a, यहां से l की पावर b, यहां से l की पावर 2c, तो ये हो जाएगा a प्लस b प्लस 2c। और t की पावर क्या बनेगी -2a माइनस b, यानी -2a माइनस b, ये आपकी t की पावर बन जाएगी। तो जब मैं दोनों साइड से कंपेयर करूं तो यहाँ पे m की पावर a है, यहाँ पे m की पावर 1 है, तो a इक्वल्स टू क्या आ गया मेरे पास 1। यहाँ पे t की पावर क्या है, देखो t की पावर है -2a माइनस b, और यहाँ पे t की पावर है -2, तो ये हो जाएगा 2a प्लस b बराबर 2। जब a इक्वल्स टू 1 पुट करूंगा यहाँ पे तो b की वैल्यू जो हो जाएगी वो 0 हो जाएगी। आगे बात समझ में, ऐसे l की पावर जो यहाँ पे क्या है वो है a प्लस b प्लस 2c, और यहाँ पे l की पावर जो है वो है -1। b की वैल्यू तो 0 है तो ये तो खत्म हो गया, a की वैल्यू जो है 1 है, जब यहाँ पे a इक्वल्स टू 1 पुट करूंगा तो c जो आएगा आपके पास वो -1 आ जाएगा। आगे बात समझ में, तो यहाँ पे मैंने a b c की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, a की वैल्यू आई है 1, b की वैल्यू आई है 0, c की वैल्यू आई है -1। तो जो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की डायमेंशन हो जाएगी फोर्स, वेलोसिटी और एरिया की टर्म्स में, वो हो जाएगी F1 क्योंकि a की वैल्यू 1 आई है, V0 क्योंकि b की वैल्यू 0 आई है, और a-1। तो ये मेरा राइट आंसर होगा इसका क्वेश्चन का। यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की डायमेंशन होगी अगर फोर्स, वेलोसिटी और एरिया को क्या मान लिया जाए, फंडामेंटल क्वांटिटी मान लिया जाए। तो आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। तो एक सिंपल क्वेश्चन था, बिल्कुल बेसिक लेवल का क्वेश्चन था। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये दिया गया था हमको कि दो ट्रेन है, एक तो ट्रेन ए है, एक ट्रेन बी है। ट्रेन ए और ट्रेन बी की स्पीड हमको दी हुई है, इसकी दी हुई है 36 किलोमीटर पर आवर,
इसकी दी हुई है 72 किलोमीटर पर आवर, और ये बोला गया है कि दोनों एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। तो ट्रेन ए तो इधर जा रही है, ट्रेन बी जो है वो इधर जा रही है, और ये बोला गया है कि ट्रेन ए में एक आदमी है, एक मैन है, जो ट्रेन की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। जैसे ट्रेन ए आपकी राइट में जा रही है, तो उसमें एक आदमी है, वो ट्रेन ए जिस डायरेक्शन में जा रही है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है 1.8 किलोमीटर पर आवर से। आ रही है बात समझ में? अब हमको पूछा क्या गया है, हमको ये पूछा गया है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द मैन एज सीन फ्रॉम द ट्रेन बी। यानी ट्रेन बी से अगर हम आदमी को देखें तो हमको ट्रेन बी से आदमी की स्पीड जो है वो क्या लगेगी, क्या नजर आएगी। तो बेसिकली हमको ये पूछा गया है वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू ट्रेन बी। क्वेश्चन मेरा क्या है, व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ द मैन एज सीन फ्रॉम द ट्रेन बी। यानी ट्रेन बी से अगर मैं देखूं तो मैन की जो स्पीड होगी वो क्या होगी। तो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू ट्रेन बी हमसे पूछा गया है। ठीक है, अगेन ये क्वेश्चन जो है बहुत सिंपल क्वेश्चन है, रिलेटिव मोशन का क्वेश्चन है 11th क्लास के सिलेबस से, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो कैसे सोल्व करेंगे देखो आप, पहले तो हम क्या काम करते हैं, मैन की स्पीड निकाल लेते हैं ग्राउंड की रेस्पेक्ट में। तो ये जो मैन है वो 1.8 किलोमीटर पर आवर से इधर जा रहा है, ट्रेन जो है वो 36 किलोमीटर पर आवर से इधर जा रही है। एक काम करो, पहले तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि जितने भी ऑप्शंस हमको गिवन थे वो सारे मीटर पर सेकंड में ही गिवन थे। तो 36 किलोमीटर पर आवर को जब आप मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो ये जो आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। ऐसे जब आप इस ट्रेन की स्पीड को किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो ये आपका हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। और मैन की स्पीड को जब आप उसमें कन्वर्ट करोगे मीटर पर सेकंड में तो ये आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपके पास 0.5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो मैन जो है 0.5 मीटर पर सेकंड से इधर जा रहा है, ट्रेन जो है वो आपके 10 मीटर पर सेकंड से इधर जा रही है। तो ग्राउंड की रेस्पेक्ट में मैन की स्पीड कितनी हो जाएगी, तो देखा जाए तो मैन की जो स्पीड है आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। मैन जो है वो 0.5 स्पीड से इधर आ रहा है, ट्रेन जो है वो 10 मीटर पर सेकंड से इधर जा रही है। तो मैन की जो स्पीड हो जाएगी ग्राउंड की रेस्पेक्ट में, वो मैन की जो स्पीड हो जाएगी वो हो जाएगी आपके पास 9.5 मीटर पर सेकंड, और ये हो जाएगी आपकी राइट में। समझ में आ गया होगा आपको, क्योंकि मैन जो है वो आधा मीटर पर सेकंड से इधर जा रहा है और ट्रेन उसको 10 मीटर पर सेकंड से उधर लेके जा रही है। तो ओवरऑल अगर मैं ग्राउंड पे बैठ के देखूं तो ग्राउंड के फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अकॉर्डिंग ये जो आदमी है वो 9.5 मीटर पर सेकंड से कहां पे जा रहा होगा, राइट पे जा रहा होगा। समझ में आया क्या चाह रहा हूं कि ट्रेन उसको 10 मीटर पर सेकंड से राइट में लेके जा रही है और वो ट्रेन के अंदर आधा मीटर पर सेकंड से इधर आ रहा है। तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ओवरऑल उधर जाएगा, कितनी स्पीड से उधर जाएगा, 9.5 मीटर पर सेकंड से ये राइट में जाएगा। अब हमको वेलोसिटी ऑफ मैन निकालनी है विद रेस्पेक्ट टू ट्रेन बी। तो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू ट्रेन बी जो हो जाएगा वो हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन बी। आ रही बात समझ में? तो वो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ मैन वो राइट में, राइट की डायरेक्शन को अगर मैं पॉजिटिव मान लूं तो ये हो जाएगा 9.5 माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन बी वो आपकी लेफ्ट में है तो उसकी वेलोसिटी नेगेटिव में लिखी जाएगी, यानी माइनस का 20। आ रही बात समझ में? तो ये जो टोटल आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा 29.5 मीटर पर सेकंड। यानी वेलोसिटी ऑफ मैन एज सीन फ्रॉम द ट्रेन बी जो होगी वो होगी 29.5 मीटर पर सेकंड। यानी ट्रेन बी से अगर मैं मैन को ऑब्जर्व करूं तो मुझे मैन की जो स्पीड नजर आएगी वो कितनी नजर आएगी, 29.5 मीटर पर सेकंड। तो आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा, सिंपल रिलेटिव मोशन का क्वेश्चन था। मूव करते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था हमसे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कोलिजन का क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमको क्या बोला गया है, इस क्वेश्चन में हमको बोला गया कि एक m मास की कोई बॉडी है जिसकी वेलोसिटी जो है वो ui कैप है, यानी u वेलोसिटी से मूव कर रही है i कैप डायरेक्शन में, यानी x एक्सिस के अलोंग राइट में ये मूव कर रही है। डायग्राम भी हमको गिवन है यहाँ पे। तो ये u वेलोसिटी से राइट में मूव कर रही है i कैप डायरेक्शन में, और वो एक दूसरी बॉडी से कोलिजन करती है जो आपकी किस पे है, रेस्ट पे है। और कोलिजन का टाइप भी हमको दिया हुआ था, वो टाइप था आपका परफेक्ट इलास्टिक। आ रही बात समझ में? परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन यहाँ पे हो रही है, ये भी हमको गिवन था। तो एक m मास की बॉडी u वेलोसिटी से i कैप डायरेक्शन में मूव कर रही है, वो एक दूसरी बॉडी जिसका मास 3m है उससे इलास्टिक कोलिजन कर रही है, परफेक्ट इलास्टिक, जो इनिशियली रेस्ट पे है। कोलिजन के बाद में हमको बोला गया है कि ये m मास की जो बॉडी है वो वर्टिकल डायरेक्शन चली जाती है, यानी j कैप डायरेक्शन चली जाती है v वेलोसिटी से, और 3m वाली जो बॉडी है ये कुछ वेलोसिटी से मूव करती है। उस वेलोसिटी के बारे में कुछ नहीं बोला गया है, बस ये बोला गया है कि कुछ वेलोसिटी से ये चली जाती है इस डायरेक्शन में। अगर ये डायरेक्शन नहीं भी तो भी हमको पता लग जाता है कि ये इसी डायरेक्शन में जाएगी, ये आपको वैसे आइडिया लग गया होगा। बाकी गिवन भी था कि ये इस डायरेक्शन में जाने वाली है, ये हमको बोला गया है। ठीक है, अब इस पूरी इंफॉर्मेशन से हमको पूछा क्या गया है, हमको ये पूछा गया है कि इस v की वैल्यू क्या होगी, यानी कोलिजन के बाद ये जो m मास की बॉडी है ये किस वेलोसिटी से मूव करेगी, हमको यही पूछा गया है। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो एक बार मैं फिर से जल्दी से रिपीट कर देता हूं। मुझे बोला गया है एक m मास की बॉडी u वेलोसिटी से राइट में मूव कर रही है,
आई कैप डायरेक्शन में मतलब वो एक 3m मास की बॉडी जो रेस्ट पे है उससे इलास्टिक कोलिजन करती है। कोलिजन के बाद m मास की जो बॉडी है वो वर्टिकल डायरेक्शन में यानी जे कैप डायरेक्शन में v वेलोसिटी से मूव कर जाती है, और 3m मास की जो बॉडी है वो भी कुछ वेलोसिटी से मूव करती है इस डायरेक्शन में, एरो बना के हमको शो किया हुआ है। ठीक है, अब हमको ये पूछा गया है, बताओ कोलिजन के बाद में ये जो m मास की जो बॉडी है इसकी वेलोसिटी क्या होगी, यानी इस v की वैल्यू हमको बतानी है इन टर्म्स ऑफ u की टर्म्स में हमको बतानी है कि जैसे u/2 होगी या u/√3 होगी ऐसा कुछ, तो v की वैल्यू बतानी है u की टर्म्स में। तो देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे, सिंपल है, हम यहाँ पे मोमेंटम कंजर्वेशन और एनर्जी कंजर्वेशन से इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले तो मैं मोमेंटम कंजर्वेशन लगा रहा हूँ, तो दो तरीके से मैं मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकता हूँ। एक तो मैं डायरेक्ट इसको वेक्टर फॉर्म में लगा दूं, या फिर मैं एक दूसरा है कि एक्स एक्सिस में मोमेंटम कंजर्वेशन लगा दूं और एक बार वाई एक्सिस में मोमेंटम कंजर्वेशन लगा दूं। ठीक है, जैसा आपका मन करे वैसा आप कर सकते हो। देखो मैं सिंपल वे में कर रहा हूँ, चलो मान लो ये एंगल थीटा है, थीटा एंगल पे ये बॉडी जो है मूव की है, सपोज करो इसकी वेलोसिटी v डैश है, आगे बात समझ में। तो सपोज करो इसकी वैल्यू जो है वेलोसिटी जो है वो v डैश है, तो इसका x एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा v डैश cos थीटा, और y एक्सिस के अलोंग जो इसका कंपोनेंट आएगा वो आएगा v डैश sin थीटा। आ रही बात समझ में। तो पहले मैं मोमेंटम कंजर्वेशन लगा रहा हूं, मोमेंटम कंजर्वेशन x डायरेक्शन में, इन x डायरेक्शन। तो अगर मैं x डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्वेशन लगाऊं तो क्या होगा, देखो ये हो जाएगा m इंटू यू, इसका मोमेंटम इनिशियल m इंटू यू था, इसका मोमेंटम जो था वो 0 था, इक्वल्स टू अब x डायरेक्शन में इसका फाइनल मोमेंटम 0 हो गया क्योंकि इसकी कंप्लीट वेलोसिटी आपकी जो है वो y डायरेक्शन में हो चुकी है, और इसका जो मोमेंटम हो जाएगा वो हो जाएगा 3m v डैश cos थीटा। आ रही बात समझ में। तो यहां से जब आप v डैश cos थीटा की वैल्यू निकालोगे तो वो वैल्यू आपके पास जो आएगी वो आएगी आपके पास u/3। आ रही बात समझ में। तो v डैश cos थीटा की वैल्यू मैंने निकाल ली है, वो जो v डैश cos थीटा की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है आपके पास u/3। तो ये तो मैंने मोमेंटम कंजर्वेशन लगाया है x डायरेक्शन में, ऐसे आप मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हो y डायरेक्शन में। तो जब आप मोमेंटम कंजर्वेशन लगाओगे y डायरेक्शन में तो क्या आएगा, देखो इस डेटा को मैं एक बार कहीं साइड में लिख लेता हूं, मेरे पास v डैश cos थीटा की वैल्यू आ चुकी है, मैं यहां पे कहीं लिख देता हूं, देखो मैं यहां पे लिख देता हूं कि v डैश cos थीटा की जो वैल्यू मेरे पास आ चुकी है वो आपकी u/3 आ चुकी है, ये मैं बाद में काम में लूंगा। अब मैं मोमेंटम कंजर्वेशन लगा रहा हूं y डायरेक्शन में, तो y डायरेक्शन में जब मैं मोमेंटम कंजर्वेशन लगाऊंगा तो इनिशियल मोमेंटम इसका तो कितना है 0 y डायरेक्शन में, क्योंकि इसकी वेलोसिटी कंप्लीटली x डायरेक्शन में ही है। इसका जो मोमेंटम है वो भी 0 है y डायरेक्शन में। इसका जो मोमेंटम है बाद में y डायरेक्शन में वो हो गया m इंटू v, और इसका जो मोमेंटम है y डायरेक्शन में बाद में वो हो जाएगा माइनस का m v डैश sin थीटा। माइनस क्यों लिखा, क्योंकि इसकी वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो गई। तो यहां से जब आप v डैश sin थीटा की वैल्यू निकालोगे तो वो जो v डैश sin थीटा की जो वैल्यू आएगी वो आपकी आ जाएगी v, सॉरी कुछ गड़बड़ कर दी मैंने, ये 3m v डैश sin थीटा होगा भाई, थोड़ी सी गड़बड़ कर दी। इसका मोमेंटम जो होगा वो तो m3 होगा, इसका जो मोमेंटम होगा वो होगा 3m इंटू v डैश sin थीटा। तो यहां से जो v डैश sin थीटा की वैल्यू आएगी आपके पास वो आ जाएगी v/3। आगे बात समझ में। तो मैंने v डैश sin थीटा की वैल्यू निकाल ली, वो आ गई आपके पास v/3। v डैश cos थीटा की जो वैल्यू निकाल ली वो आ गई अपने पास कितनी u/3। ये v डैश sin थीटा और v डैश cos थीटा की वैल्यू मैंने क्यों निकाली है, क्योंकि अब इसकी हेल्प से मैं कोलिजन के बाद में इसकी नेट वेलोसिटी निकाल सकता हूं कि v डैश की वैल्यू क्या है। तो यहां से मैं v डैश की वैल्यू अब निकाल सकता हूं, तो v डैश की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, देखो v डैश cos थीटा मुझे पता है u/3 आया है, v डैश sin थीटा जो आया है वो v/3 आया है। तो अगर मैं दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दूं तो v डैश स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस v डैश स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, ये बन जाएगा सिंपल v डैश स्क्वायर, वो बराबर हो जाएगा u²/9 प्लस v²/9। आ रही बात समझ में। तो यहां से जो v डैश की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, या तो उसको ऐसे ही छोड़ दो क्योंकि ऐसे कैसे मैं खुद कर दूंगा, तो v डैश स्क्वायर की जो वैल्यू आ गई मेरे पास वो आ गई u²/9 प्लस v²/9। तो ये जो v डैश है वो क्या है, v डैश इस 3m मास वाले ब्लॉक की या बॉडी की वेलोसिटी है कोलिजन के बाद में। ठीक है, अब देखो आगे मैं क्या करूंगा, मुझे v की वैल्यू पूछी गई है, इतना समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूं मैं यहाँ पे। मैंने सिंपल है इसकी वेलोसिटी v डैश मान ली, इस v डैश को मैंने रिजोल्व कर दिया कंपोनेंट्स में, x में तो v डैश cos थीटा और y में कितना हो जाएगा v डैश sin थीटा। तो मैंने x डायरेक्शन मोमेंटम कंजर्वेशन लगाया और y डायरेक्शन मोमेंटम कंजर्वेशन लगाया, उससे मैंने v डैश cos थीटा और v डैश sin थीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, और उसकी हेल्प से मैंने v डैश की वैल्यू कैलकुलेट कर ली कि कोलिजन के बाद में ये जो 3m मास की जो बॉडी है ये कितनी वेलोसिटी से मूव करेगी, वो मेरा निकल के आ गया। अब इससे मेरा काम आसान हो गया है, अब मुझे v कैलकुलेट करना है सिंपल, तो मैं लगा रहा हूं काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन, क्योंकि इलास्टिक कोलिजन में जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो कैसी होती है आपकी कंजर्व होती है। तो अगर मैं काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन लगाऊं तो इसकी काइनेटिक एनर्जी इनिशियल में कितनी थी, वो थी हाफ mu² प्लस ये रेस्ट पे था तो उसकी काइनेटिक एनर्जी 0 थी। इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी कोलिजन के बाद में, वो हो जाएगी हाफ mv² प्लस इसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ 3m इंटू v डैश स्क्वायर।
आ गई बात समझ में? इसलिए मैंने यहाँ पे VDS स्क्वायर को ऐसे कैसे छोड़ दिया था, क्योंकि मैं यहाँ पे VDS स्क्वायर की वैल्यू वैसे कैसे यहाँ पे पुट कर दूंगा। आ गई बात समझ में? तो देखो जब आप VDS स्क्वायर की वैल्यू पुट करोगे तो देखो हाफ, एक काम करता हूँ m से m तो सारे कैंसिल आउट कर देता हूँ, तो u स्क्वायर बाई 2 इक्वल्स टू हो जाएगा v स्क्वायर बाई 2 प्लस 3 बाई 2 v डैश स्क्वायर, वो है मेरे पास u स्क्वायर बाई 9 प्लस v स्क्वायर बाई 9। आ रही बात समझ में? तो आगे देखो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ से ये जो u स्क्वायर बाई 2 है वो हो जाएगा v स्क्वायर बाई 2 प्लस u स्क्वायर बाई 6 प्लस v स्क्वायर बाई 6, मैंने 3 बाई 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है, तो u स्क्वायर बाई 6 को तो इधर ले आता हूँ, तो u स्क्वायर बाई 2 माइनस u स्क्वायर बाई 6 इक्वल्स टू हो जाएगा v स्क्वायर बाई 2 प्लस v स्क्वायर बाई 6। यहाँ से जो आपका एलसीएम आएगा वो एलसीएम हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 3 प्लस 1 4u स्क्वायर बाई 6, सॉरी 2u स्क्वायर बाई 6, और ये हो जाएगा आपके पास 6, ये हो जाएगा आपके पास 4v स्क्वायर बाई 6। सिंपल एलसीएम लेके इसको सोल्व कर रहा हूँ, तो 6 से 6 कट गया, 2 से ये 2 कट जाएगा, तो v स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा आपके पास u स्क्वायर बाई 2, तो v की जो वैल्यू आएगी वो आएगी u बाई रूट। आगे बात समझ में? और यही v की वैल्यू मुझे पूछी गई थी, तो थोड़ा सा बस कैलकुलेशन है इसके अंदर, बाकी क्वेश्चन में कुछ खास था नहीं, बस हमने मोमेंटम कंजर्वेशन लगाया x डायरेक्शन में और y डायरेक्शन में, और उसके बाद में हमने इसकी वेलोसिटी निकाल ली कि कोलिजन के बाद में इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, क्योंकि ये मुझे गिवन नहीं थी, ये बस बोला गया था कि कुछ वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो वो वेलोसिटी मैंने कैलकुलेट कर ली। उसके बाद में मैंने काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन लगा दिया, क्योंकि यहाँ पे जो कोलिजन का टाइप मुझे दिया हुआ है वो दिया हुआ है इलास्टिक कोलिजन। आगे बात समझ में? आप इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आप कैलकुलेशन वाला पार्ट जो है थोड़ा सा कम कर सकते हो। कैसे कम कर सकते हो? इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा ऐसे भी सॉल्व कर सकता था, मैं मोमेंटम कंजर्वेशन डायरेक्टली वेक्टर फॉर्म में लगा दूं, तो अगर मैं मोमेंटम कंजर्वेशन डायरेक्ट वेक्टर फॉर्म में लगा दूं तो इनिशियल मोमेंटम क्या लिखा जाएगा, m u i कैप प्लस 0 इक्वल्स टू m v j कैप प्लस 3m v डैश। आ रही बात समझ में? तो यहाँ से आपकी v डैश की वैल्यू डायरेक्टली वेक्टर फॉर्म में आ जाएगी, m से m पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो 3v डैश की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी u i कैप माइनस v j कैप, तो v डैश की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी आपके पास, इसको v वेक्टर के फॉर्म में बोल दो, तो वो आ जाएगा आपके पास u बाई 3 i कैप माइनस v बाई 3 j कैप। आ रही बात समझ में? अब यहाँ से इस v डैश का मैग्नीट्यूड आप निकाल लो, v डैश का जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा वो हो जाएगा अंडर रूट i कैप वाले का स्क्वायर, दैट मींस u स्क्वायर बाई 9 प्लस v स्क्वायर बाई 9, तो v डैश स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, u स्क्वायर बाई 9 प्लस v स्क्वायर बाई 9। आ रही बात समझ में? तो मैं चाहूँ तो मोमेंटम कंजर्वेशन डायरेक्ट वेक्टर फॉर्म में लगा सकता हूँ, तो वेक्टर फॉर्म में अगर आप मोमेंटम कंजर्वेशन डायरेक्ट लगाओगे तो आपको 2 बार मोमेंटम कंजर्वेशन नहीं लगाना पड़ेगा। मैंने पहले जो सोल्व किया है उसमें मैंने मोमेंटम कंजर्वेशन 2 बार लगाया है, एक बार तो x डायरेक्शन में और एक बार y डायरेक्शन में, तो वहां से मैंने v cos थीटा और v sin थीटा की वैल्यू निकाली, उसके बाद में मैंने नेट वेलोसिटी निकाली v डैश की कितनी होगी। ये नेट वेलोसिटी v डैश की आप डायरेक्ट मोमेंटम कंजर्वेशन वेक्टर फॉर्म में लगा के कर सकते हो, तो यहाँ से v डैश स्क्वायर मेरा पास कैलकुलेट हो गया। अब बस क्या आगे तो आपको पता है कि बस काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन लगाना है और वहां से आपका v कैलकुलेट हो जाएगा और वो आ जाएगा u बाई रूट 2। तो आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था ये, कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ही अच्छा था, कॉलेजन से पूछा गया क्वेश्चन था। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे बोला गया कि एक इंक्लाइंड प्लेन है, इस इंक्लाइंड प्लेन का जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है वो थीटा है, और यहाँ पे मुझे कोई 3 पॉइंट दिए हुए हैं, एक पॉइंट है सी, एक पॉइंट है बी और एक पॉइंट मुझे गिवन है ए। ठीक है, तो एक इंक्लाइंड प्लेन है जिसपे कोई पॉइंट है, एक ए, एक बी और एक सी, और हमको ये बोला गया है कि ये जो बीसी लेंथ है, मतलब इस इंक्लाइंड प्लेन का जो बीसी लेंथ है वो एबी लेंथ का ट्वाइस है, यानी बीसी जो है वो ट्वाइस ऑफ एबी है, ये मुझे गिवन है। और ये बोला गया है कि ये जो बीसी वाली जो सरफेस है ये मेरी स्मूथ है और एबी वाली जो सरफेस है ये मेरी रफ है, ये सरफेस मेरी रफ है, यानी यहाँ पे तो फ्रिक्शन है और यहाँ पे फ्रिक्शन लेस सरफेस है। और हमको ये बोला गया कि सी वाले पॉइंट से एक एम मास के ब्लॉक को रिलीज किया जाता है। आ रही बात समझ में? और जब वो बॉटम पे पहुंचता है तो बॉटम पे पहुंचने के बाद वो रेस्ट पे ही आ जाता है, यानी इनिशियली ये रेस्ट से स्टार्ट हुआ था, जब वो नीचे आया तो फाइनली वापस से कहां पे आ गया, रेस्ट पे ही आ गया। तो हमको ये बोला गया है कि अगर इस रफ सरफेस का फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू इक्वल्स टू अगर k tan थीटा हो तो इस k की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी। आ रही बात समझ में? क्वेश्चन में क्या बोला गया है, तो एक बार फटाफट से वापस से रिपीट कर रहा हूं क्वेश्चन। एक इंक्लाइंड प्लेन है जिसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा है, इस पे कुछ पोर्शन पॉइंट्स दिए हुए हैं सी, बी और ए। बोला गया बीसी वाली जो लेंथ है वो एबी लेंथ की डबल है, और बीसी वाली जो सरफेस है वो स्मूथ है, एबी वाली जो सरफेस है वो आपकी रफ है। एक एम मास के ब्लॉक को टॉप से रिलीज किया गया है, तो जब वो बॉटम पे पहुंचता है तो रेस्ट पे ही आ जाता है।
तो अगर इस रफ सरफेस का फ्रिक्शन कोएफिशिएंट k tan थीटा के बराबर हो तो इस k की वैल्यू क्या होगी? आ रही बात समझ में? तो ये क्वेश्चन जो है वो आपका वर्क पावर एनर्जी से पूछा गया क्वेश्चन है। सिंपल एनर्जी कंजर्वेशन लगाना है और एनर्जी कंजर्वेशन से सिंपली आपका क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम लगा रहा हूँ। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलती है? वर्क एनर्जी थ्योरम बोलती है कि किसी भी सिस्टम पर नेट वर्क डन जो होता है वो उसकी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। यानी नेट वर्क डन जो होगा वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। फाइनली ये रेस्ट पे आ गया यानी काइनेटिक एनर्जी फाइनल 0 है। इनिशियली ये रेस्ट पे था तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल भी 0 है। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो हो गई आपकी वो 0 हो गई, यानी W नेट जो हो गया वो आपका 0 के इक्वल हो गया। अब बात करते हैं नेट वर्क डन, यानी कौन कौन फोर्स यहाँ पे वर्क डन करेगा। तो एक तो ग्रेविटी का काम होगा, एक तो इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, एक इस पे नॉर्मल फोर्स लगेगा और एक इसकी AB वाली जो सरफेस है इस पे आपका फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। तो यहाँ पे 3 फोर्स लग रहे हैं। तो उनमें से नॉर्मल का वर्क डन तो कुछ नहीं होने वाला क्योंकि नॉर्मल जो लगेगा वो इसके डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन की परपेंडिकुलर लगेगा, तो नॉर्मल का तो वर्क डन आएगा नहीं। तो यहाँ पे जो सिंपल वर्क डन आएगा वो एक तो आएगा ग्रेविटी का और एक आएगा फ्रिक्शन का। तो इन दोनों का जो वर्क डन होगा वो आपका 0 के इक्वल होना चाहिए। अब वर्क डन ऑफ द ग्रेविटी और वर्क डन ऑफ द फ्रिक्शन क्या होगा, इसके लिए देखो मैं एक काम करता हूँ, मैं AB वाली लेंथ को जो है वो कुछ मान लेता हूँ। लेट्स से वो लेंथ x है, तो अगर AB वाली जो लेंथ है वो x है तो BC वाली जो लेंथ है वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 2x। तो फ्रिक्शन फोर्स जो लगेगा वो सिर्फ x लेंथ के लिए लगेगा क्योंकि 2x वाली लेंथ तो स्मूथ है। तो ये जो फ्रिक्शन है वो x लेंथ तक लगेगा। ये जो है टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, अब अगर ये 2x है ये x और टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी आपकी, वो हो जाएगी 3x। तो इसकी जो टोटल लेंथ हो गई वो कितनी हो गई 3x। तो इस इंक्लाइन प्लेन की हाइट मैं निकाल लेता हूँ, ठीक है। वो हाइट में मान लिया h है, तो ये जो हाइट हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, अगर ये लेंथ मैंने x मानी ये 2x हो गई, तो हाइट जो हो जाएगी वो आपकी कितनी हो जाएगी 3x sin थीटा। आ रही बात समझ में? तो हाइट की जो वैल्यू आ जाएगी आपके पास वो हो जाएगी 3x sin थीटा। ये हाइट मैंने क्यों निकाला है, क्योंकि मेरा यहाँ पे काम आने वाला है। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी का जो वर्क डन होगा वो होगा mgh। आ रही बात समझ में? ग्रेविटी का जो वर्क डन होगा वो कितना होगा आपका mgh। पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, तो ये ब्लॉक जो है वो नीचे आ रहा है, ग्रेविटी का फोर्स भी नीचे लगेगा यानी एंगल 0 डिग्री का है। इसका मतलब ये हो गया कि जो आपका ग्रेविटी का जो काम होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो ग्रेविटी का जो काम होगा वो होगा mgh। बात होती है फ्रिक्शन की, तो फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स जो यहाँ पे लगेगा वो लगेगा म्यू mg cos थीटा। ये आपको ऑलरेडी पता होगा, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। चलो ये वाला जो ब्लॉक है ये ब्लॉक m है, तो जब इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे इस m मास के ब्लॉक का, तो नीचे तो लगेगा mg, यहाँ पे लगेगा आपके पास mg cos थीटा, यहाँ पे जो आपके पास लगेगा वो लगेगा mg sin थीटा, ऊपर जो लगेगा वो लगेगा नॉर्मल, और ये नीचे आ रहा है तो फ्रिक्शन लगेगा आपके पास ऊपर। तो नॉर्मल जो होगा वो mg cos थीटा के इक्वल होगा, और फ्रिक्शन जो होता है वो म्यू n के इक्वल होता है। तो फ्रिक्शन की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी म्यू mg cos थीटा। अब फ्रिक्शन जो लगेगा वो इसकी मोशन की डायरेक्शन के अपोजिट लगेगा। मोशन इसका नीचे की तरफ है, फ्रिक्शन लग रहा है ऊपर की तरफ, एंगल 180 का हो गया। इसका मतलब फ्रिक्शन का जो काम आएगा वो नेगेटिव आएगा और वो हो जाएगा माइनस का म्यू mg x cos थीटा। क्यों माइनस का म्यू mg x cos थीटा होगा, क्योंकि वर्क डन होता है fs cos थीटा, f तो है म्यू mg cos थीटा, डिस्प्लेसमेंट है x और एंगल जो है वो है 180 का, तो ये हो जाएगा माइनस का म्यू mg x cos थीटा। और ये जो नेट वर्क डन है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के। तो h की वैल्यू कितनी है, h की वैल्यू मैंने अभी आपको बताई थी वो है 3x sin थीटा। तो ये हो जाएगा 3x mg sin थीटा माइनस म्यू mg x cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास 0। तो जब यहाँ से आप पूरा सॉल्व करोगे तो म्यू की जो वैल्यू आएगी वो आपके पास आ जाएगी 1/3, सॉरी म्यू की जो वैल्यू आएगी इसको पूरा सॉल्व करने के बाद वो आएगी आपके पास 3 tan थीटा। इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हो। इस वाली जो वैल्यू है इसको राइट में ले जाओ, पॉजिटिव में हो जाएगी, mg से mg कैंसिल आउट हो जाएगा, x से x भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो म्यू की जो फाइनल वैल्यू आने वाली है आपके पास वो आने वाली है 3 tan थीटा। तो म्यू अगर 3 tan थीटा है तो मुझे बोला गया था कि म्यू अगर k tan थीटा के बराबर हो तो k की वैल्यू क्या होगी। तो अगर मैं गिवन डेटा से इसको कंपेयर करूं तो k की जो वैल्यू आने वाली है वो आने वाली है 3, यानी k की जो वैल्यू यहाँ पे इस क्वेश्चन में वो आएगी 3। तो आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा, थोड़ा जल्दी जल्दी मैंने इसको सॉल्व किया है, ठीक है। तो सिंपल कैटेगरी में ही मैं इसको काउंट करूंगा, आप इसको मॉडरेट कैटेगरी में भी डाल सकते हो, कुछ ज्यादा खास क्वेश्चन नहीं था, सिंपल यहाँ पे बस वर्क एनर्जी थ्योरम लगानी थी और कुछ भी नहीं करना था। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इस क्वेश्चन में मेरे को बोला गया है कि एक बॉल है जिसका मास m है और इसकी रेडियस जो है वो r है। ये एक लोअर स्टेयर पर रखी हुई है और इस बॉल को अपर स्टेयर पर चढ़ाना है जिसकी हाइट a है। मतलब ये बॉल यहाँ पे रखी है, इसको ऊपर चढ़ाना है ऊपर वाली स्टेयर पे, और इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई किया गया है F जो इस OP के परपेंडिकुलर है। OP बेसिकली इस क्वेश्चन में रेडियस ही बनने वाली है, साफ दिख रहा है OP जो है वो रेडियस है। तो इसके परपेंडिकुलर एक फोर्स अप्लाई किया गया है F इस बॉल को ऊपर चढ़ाने के लिए।
आगे बात समझ में। तो आपको ये पूछा गया है कि ये जो मैंने फोर्स लगाया F, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए कि ये जो बॉल है वो ऊपर क्या हो जाए, आपके चढ़ जाए, ऊपर क्लाइंब कर जाए। तो क्वेश्चन ये है, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ द अप्लाइड फोर्स सो दैट द बॉल कैन क्लाइंब ऑन द अपर स्टेयर। ये मेरे को पूछा गया है। तो देखो इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करेंगे। तो उसको कैसे सोल्व करेंगे, देखो जब ये बॉल ऊपर चढ़ रही होगी तो कैसे चढ़ेगी, देखो जब ये बॉल ऊपर चढ़ेगी तो ये पी पॉइंट के अबाउट घूमेगी। जब ये बॉल ऊपर चढ़ेगी तो कैसे घूमेगी, आपकी पी पॉइंट के अबाउट ही घूमेगी। मतलब अगर मैं कुछ टाइम बाद इसकी पिक्चर बनाऊं तो कुछ टाइम बाद मेरे को ये बॉल कुछ ऐसी दिखाई देगी जब ऊपर चढ़ रही होगी। अगर मैं और भी कुछ टाइम बाद बात करूं तो कुछ टाइम बाद फिर इसका सीन जो है कुछ ऐसा बन जाएगा आपका, कुछ इस टाइप से। आगे बात समझ में। तो एक रफ डायग्राम मैंने आपको बनाने की कोशिश की है कि ये बॉल जो है वो कैसे चढ़ रही होगी। तो बॉल जब ऊपर चढ़ रही होगी तो पी पॉइंट के अबाउट ये बॉल जो है पूरी की पूरी क्या हो रही होगी, आपकी घूम रही होगी। और किस तरफ घूम रही होगी ये आपको दिख रहा है। ये बॉल जो है वो इस टाइप से उठ रही होगी। ये चीज समझ में आ रही है क्या कहना चाह रहा हूं। तो देखो यहाँ पे अगर ये बॉल जो पी पॉइंट के अबाउट चढ़े, इसका मतलब उसको पी पॉइंट के अबाउट ऐसे घूमना पड़ेगा। यानी पी पॉइंट के अबाउट कुछ ना कुछ क्या आना चाहिए, आपका टॉर्क आना चाहिए। और वो जो टॉर्क भी आना चाहिए, ये ऊपर की तरफ चल रही है तो वो टॉर्क कौन सा आना चाहिए आपका, वो अंदर की तरफ आना चाहिए। अगर इसको पी पॉइंट के अबाउट ऊपर वाली स्टेज पे चढ़ाना है तो ये बात समझ में आ रही है क्या कहना चाह रहा हूँ। तो देखो उसको सोल्व कैसे करेंगे। अगर ये पी पॉइंट के अबाउट चढ़ रही है तो इसके ऊपर फोर्स कौन कौन से लग रहे होंगे इस पी पॉइंट पे। तो एक फोर्स लग रहा होगा फ्रिक्शन, एक फोर्स इस बॉडी पे लग रहा होगा नॉर्मल, और जब ये पी पॉइंट पे चल रही होगी तो सेंटर ऑफ मास पे एक फोर्स लग रहा होगा mg नीचे की तरफ, और एक मेरा अप्लाइड फोर्स है F। तो इस टाइप पे ये फोर्स लग रहे होंगे इसके ऊपर। आ रही बात समझ में। तो एक तो सेंटर ऑफ मास पे इसका mg लग रहा होगा नीचे की तरफ, एक इस पी पॉइंट के अबाउट फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा, एक यहाँ पे नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा, और एक यहाँ पे ये अप्लाइड फोर्स है F जब ये बॉल ऊपर उठ रही होगी उस टाइम पे। ये चीज समझ में आ रही है क्या कहना चाह रहा हूं। तो अब देखो कौन कौन सा फोर्स जो है, अगर मैं पी पॉइंट के अबाउट टॉर्क की बात करूं, अगर मैं टॉर्क लूं पी पॉइंट के अबाउट, क्योंकि पी पॉइंट के अबाउट तो ये घूम रही है, तो टॉर्क मुझे किस पॉइंट के अबाउट लेना पड़ेगा, यहाँ पे पी पॉइंट के अबाउट अगर मैं टॉर्क लूं तो टॉर्क अबाउट पॉइंट पी। तो पी पॉइंट के अबाउट अगर मैं टॉर्क इक्वेशन लिखूं तो फ्रिक्शन का जो टॉर्क है वो तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि फ्रिक्शन का वाला जो फोर्स है वो पी पॉइंट से पास हो रहा है। इस नॉर्मल का टॉर्क भी जीरो हो जाएगा क्योंकि ये भी पी पॉइंट से पास हो रहा है। तो एक टॉर्क जो आएगा वो आएगा एफ का। ये जो फोर्स, ये जो टॉर्क आएगा आपका एफ फोर्स का, वो आपका कैसा आएगा, आपका अंदर की तरफ आएगा, और वो टॉर्क आएगा फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपकी आर है। तो इसका जो टॉर्क आएगा आपका फोर्स का वो आएगा एफ इनटू आर। आ रही बात समझ में। बात करते हैं mg की। तो mg का जो टॉर्क आएगा वो कितना आएगा, तो mg का टॉर्क कितना आएगा, mg इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस पी पॉइंट से जो होगी इसकी वो ये वाली होगी, ये वाली जो डिस्टेंस होगी ये यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस का काम करेगी mg के लिए। आ रही बात समझ में। तो पहले मुझे ये डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी। तो ये तो मेरा रेडियस है, ये वाली जो वैल्यू है ये तो r है, ये जो पूरी वैल्यू है ये भी r है। तो अगर ये पूरा r है, इसमें से a चला गया, तो ये वाला जो डिस्टेंस बचा यहाँ से यहाँ तक का वो बचा r माइनस a। तो ये r माइनस a हो गया, ये पूरा का पूरा r है। तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेरे पास यहाँ पे बचेगी, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी मेरे पास, ये मेरा बेस हो गया। तो बेस बेसिकली जो आएगा, यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेरे पास जो आएगी वो कितनी आएगी, वो आएगी अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस आर माइनस ए का होल स्क्वायर। क्योंकि बेस जो होगा वो होगा अंडर रूट हाइपोटेन्यूस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस आर माइनस ए का होल स्क्वायर। तो mg का जो टॉर्क आएगा वो आएगा mg इनटू ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और ये कहां पे आएगा आपका, mg का जो टॉर्क आएगा आपका वो बाहर की तरफ आएगा, जबकि इस फोर्स का जो टॉर्क आया था वो अंदर की तरफ आया था। mg का जो टॉर्क आएगा वो आपका बाहर की तरफ आएगा, तो उसको मेरे को माइनस करना पड़ेगा। तो माइनस mg इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस व्हिच इज अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस आर माइनस ए का होल स्क्वायर। ये मेरा नेट टॉर्क हो गया। और इस टॉर्क की जो वैल्यू है वो आपकी जीरो से क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। यानी कुछ ना कुछ पी पॉइंट के अबाउट टॉर्क आना चाहिए, टॉर्क की कुछ ना कुछ वैल्यू आनी चाहिए, तभी तो ये आपका क्या होगा, बॉल ऊपर चढ़ पाएगी। तो उसका मतलब क्या हो गया, F इनटू आर शुड बी ग्रेटर देन mg अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस आर माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है। तो F जो है वो शुड बी ग्रेटर देन mg अपॉन आर अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस आर माइनस ए का होल स्क्वायर। तो F की जो वैल्यू है वो इस वैल्यू से क्या होनी चाहिए, आपकी बड़ी होनी चाहिए। आ रही बात समझ में। तो मेरे को f की मिनिमम वैल्यू पूछी गई है, तो f की जो मिनिमम वैल्यू है वो लगभग इसके बराबर तो होनी चाहिए mg अपॉन r अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस आर माइनस ए का होल स्क्वायर। ये बात समझ में आ रही है क्या कहना चाह रहा हूँ। तो मुझे f मिनिमम पूछा गया था, तो f की जो वैल्यू आनी चाहिए वो इस वैल्यू के बराबर, या इससे थोड़ी सी क्या नहीं, इससे क्या आनी चाहिए, बड़ी आनी चाहिए। तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो लगभग इस वैल्यू की क्या होनी चाहिए, आपकी बराबर होनी चाहिए। और ये मेरा ऑप्शन में गिवन भी था। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जो f मिनिमम मेरे पास आया है
वो एफ मिनिमम की जो वैल्यू मेरे पास आई है, वो एफ मिनिमम जो होना चाहिए आपका, वो एटलीस्ट एम जी बाई आर अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस ए का होल स्क्वायर के बराबर तो होना ही चाहिए। तो ये मेरा करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। तो आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा कि कैसे सॉल्व किया है। तो सिंपल पी पॉइंट के अबाउट मैंने टॉर्क लिखा है और वो टॉर्क की कुछ ना कुछ वैल्यू आनी चाहिए, क्योंकि बिना टॉर्क के तो ये ऊपर चढ़ नहीं पाएगा। तो मैंने पी पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिखा, फ्रिक्शन का टॉर्क 0 हो गया, नॉर्मल का टॉर्क 0 हो गया, एक तो अप्लाइड फोर्स का टॉर्क आएगा वो आएगा एफ इंटू आर, एक एमजी का टॉर्क आएगा वो आएगा एमजी इंटू ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस मैंने निकाल ली। एमजी का टॉर्क जो आ रहा है वो बाहर की तरफ आ रहा है, इस फोर्स का टॉर्क आ रहा है वो अंदर की तरफ आ रहा है, यानी मेरे को बीच में माइनस लगाना पड़ेगा। ये जो टॉर्क है वो ग्रेटर देन जो है वो 0 होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, क्योंकि इसकी वैल्यू जो आनी चाहिए टॉर्क की वो कुछ ना कुछ पॉजिटिव वैल्यू आनी चाहिए, यानी कुछ ना कुछ टॉर्क तो आपका आना ही चाहिए। तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग मैंने इसे सॉल्व किया और मैंने एफ की वैल्यू निकाल ली कि एफ की जो वैल्यू है वो इसके बराबर या इससे क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। तो मिनिमम फोर्स की बात करें तो मिनिमम आपका फोर्स इतना तो होना ही होना चाहिए ताकि ये बॉल जो है वो ऊपर चढ़ पाए। ठीक है, तो आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा कि ये क्वेश्चन मैंने कैसे सॉल्व किया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये एक अच्छी कैटेगरी का क्वेश्चन था, आप इसको अच्छी कैटेगरी क्वेश्चन मान सकते हो। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वेव ऑन स्ट्रिंग से पूछा गया क्वेश्चन है। बहुत ज्यादा सिंपल कैटेगरी का क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना था इसके अंदर, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था ये। इस क्वेश्चन में मुझे क्या बोला गया है कि मुझे बोला गया कि दो स्ट्रिंग है, दोनों आइडेंटिकल है, यानी दोनों जो स्ट्रिंग्स है वो आइडेंटिकल है, यानी दोनों की लेंथ सेम है और दोनों का मास पर यूनिट लेंथ भी सेम है, यानी दोनों का म्यू सेम है, दोनों का लेंथ सेम है, दोनों आइडेंटिकल है। बोला गया है कि दोनों स्ट्रिंग में जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है वो इसमें तो है 450 हर्ट्ज और इसमें जो है वो है 300 हर्ट्ज। तो दोनों में फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मुझे गिवन है, बोला गया है दोनों आइडेंटिकल है। तो मुझे ये बोला गया है कि इन दोनों स्ट्रिंग में जो टेंशन का रेशियो होगा वो कितना होगा। अगर मैं इस स्ट्रिंग में टेंशन T1 मान लूं, इस स्ट्रिंग में टेंशन T2 मान लूं, तो मुझे यही पूछा गया है कि T1 अपॉन T2 की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी। आ रही बात समझ में। तो सिंपल क्वेश्चन है, मुझे पता है कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो होती है वो होती है 1/2L रूट T बाई म्यू। आ रही बात समझ में। तो अगर मैं एफ नोट 1/f02 करूं तो एफ नोट 1/f02 जो होगा वो हो जाएगा 1/2L रूट T1/म्यू डिवाइडेड बाई 1/2L रूट T2/म्यू। क्योंकि आइडेंटिकल है तो लेंथ तो सेम होगी, दोनों का मास पर यूनिट लेंथ भी सेम होगा, तो यहां से ये कट जाएगा, म्यू से ये म्यू भी कट जाएगा। तो एफ नोट 1/f02 जो आ जाएगा वो रूट T1/T2 आ जाएगा। तो एफ नोट 1/f02 कितना हो जाएगा 450 डिवाइडेड बाई 300। तो 450 डिवाइडेड बाई 300 इक्वल्स टू रूट T1/T2। यहां से जब आप कैंसिल आउट करोगे तो ये जब आपका कटेगा ये आपका हो जाएगा कितना 3/2 इक्वल्स टू रूट T1/T2। आ रही बात समझ में। तो अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो T1/T2 की जो वैल्यू हो जाएगी आपके पास वो हो जाएगी आपके पास 9/4। तो ये मेरा टेंशन का रेशियो होगा दोनों स्ट्रिंग में। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होती है अगर स्ट्रिंग जो है दोनों एंड से क्लोज्ड हो, वो होती है 1/2L रूट T बाई म्यू। अगर स्ट्रिंग दोनों एंड पे क्लोज नहीं है, इसका अगर एक एंड ओपन है तो भी आंसर यही आएगा, क्योंकि अगर एक एंड ओपन हो तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है 1/4L रूट T बाई म्यू। तो उससे भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये तो वैसे भी कट जाएगा, तो T1/T2 फिर भी 9/4 ही आने वाला है। आ रही बात समझ में। तो एक सिंपल कैटेगरी का क्वेश्चन था, वेव ऑन द स्ट्रिंग से पूछा गया क्वेश्चन है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसके अंदर फिर। तो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा। इस क्वेश्चन में मुझे बोला गया कि एक पैराबोलिक वायर है और इसकी इक्वेशन में दे रखी है y इक्वल्स टू 4cx स्क्वायर। तो एक पैराबोलिक वायर है जिसकी इक्वेशन है y इक्वल्स टू 4cx स्क्वायर और इस पूरे पैराबोलिक वायर पर एक कोई पार्टिकल रखा है a, b पे। तो एक पार्टिकल है a, b पे जो यहाँ पे रखा है, इसका मास मुझे दिया हुआ है m है। ठीक है, और ये बोला गया है कि इस पूरे वायर को घुमाया गया है ओमेगा वेलोसिटी से। तो अगर इस पूरे वायर को अगर मैं ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घुमाऊं तो ये जो है आपका जो पार्टिकल जो यहाँ पे रखा हुआ है a, b पे जिसका मास m है वो स्लिप ना हो, वो स्लिप नहीं होना चाहिए। तो मैं इसको कितनी एंगुलर स्पीड से मैक्सिमम घुमा सकता हूं कि ये जो पार्टिकल यहाँ पे रखा हुआ है वो क्या ना हो, स्लिप ना हो। ये मुझे पूछा गया है। तो ओमेगा की वैल्यू को डिटरमाइन करनी है कि ओमेगा की वैल्यू क्या होनी चाहिए कि जो पार्टिकल एंड मास का यहाँ पे रखा है कोमा बी पे वो फिसले नहीं, और इस वायर की इक्वेशन मुझे दे रखी है y इक्वल्स टू 4cx स्क्वायर। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको। बेसिकली ये इसमें जो कॉन्सेप्ट लगेगा वो एनालाइन का कॉन्सेप्ट लगेगा बस। तो देखो मॉडरेट कैटेगरी में आप इस क्वेश्चन को डाल सकते हो। ऐसा क्वेश्चन जेईई में पहले भी एक दो बार पूछा जा चुका है। ऐसा मतलब सेम ये तो नहीं है, लेकिन इसी कैटेगरी का क्वेश्चन जेईई में पहले भी एक दो बार पूछा जा चुका है। तो इस क्वेश्चन को मैं बोलूंगा कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पहले जो स्टूडेंट्स मेरे से पढ़ रहे हैं अभी उनको भी मैंने इंपॉर्टेंट लगाए हैं ऐसे क्वेश्चन पहले भी। तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान में रखना भाई। जो 2021 में या 2022 में जो जिनका टारगेट है, यानी जो बच्चे अभी 12th में हैं जो भी एग्जाम देंगे नेक्स्ट ईयर, या जो बच्चे अभी 11th में आए हैं जो 2022 में जो एग्जाम देंगे,
वो भी ध्यान रखें भाई, ये क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये साल भी आया है, पहले भी कई बार पूछा जा चुका है ऐसा क्वेश्चन, मेंस और एडवांस दोनों में। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। देखो ये वाला जो पार्टिकल आपका ये रेस्ट पे होना चाहिए, तो हमको पूछा गया कितनी एंगुलर स्पीड से उसको मैं मैक्सिमम घुमा सकता हूँ। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे पहले मैं ये चेक करता हूँ कि इसका जो स्लोप है वो कितना है। तो यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो मैंने मान लिया कि इसका जो यहाँ इस पॉइंट पर जो इंक्लाइनेशन एंगल है वो थीटा है। इस पॉइंट पे जो इंक्लाइनेशन एंगल है वो कितना है, थीटा है। तो देखो जब ये पैराबोलिक वायर घूमेगा इस टाइप से, तो ये भी सर्कुलर मोशन करेगा, और ये जो सर्कुलर मोशन करेगा वो कुछ इस टाइप से करेगा, क्योंकि जब वायर घूमेगा ऐसे तो इसका सर्कुलर मोशन इस टाइप से तो होगा। तो अगर इसका सर्कुलर मोशन इस टाइप से होगा तो इस पर क्या क्या फोर्स लगेंगे वो देखो आप। तो पहली बात तो ये जब सर्कुलर मोशन करेगा तो उसकी रेडियस क्या होगी, तो मैं बोलूंगा अगर इसके कोऑर्डिनेट a, b है तो ये वाली जो वैल्यू होगी वो a होगी, यानी इसकी जो रेडियस होगी वो बेसिकली a हो जाएगी। आ रही बात समझ में क्या कहना चाह रहा हूं। अब देखो इस पर फोर्स कौन कौन से लग रहे होंगे। इस पर एक तो फोर्स लग रहा होगा mg, आ रही बात समझ में। एक फोर्स लग रहा होगा इसके ऊपर बाहर की तरफ m ओमेगा स्क्वायर r, m ओमेगा स्क्वायर r का मतलब है m ओमेगा स्क्वायर a, ठीक है। एक ये वाला फोर्स इसकी तरफ लग रहा होगा बाहर की तरफ, तो और एक लग रहा होगा इसके ऊपर नॉर्मल, ठीक है। तो अगर मैं इस एंगल को थीटा बोलूंगा तो m ओमेगा स्क्वायर a जो इसके ऊपर फोर्स लग रहा है, आगे बात समझिए, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो लग रहा है बाहर की तरफ m ओमेगा स्क्वायर a, इसके अगर मैं कंपोनेंट ले लूं तो इधर तो आएगा m ओमेगा स्क्वायर a cos थीटा, और इधर जो आएगा वो आएगा m ओमेगा स्क्वायर a sin थीटा। ऐसे ही अगर मैं mg के कंपोनेंट लूंगा तो देखो ये अगर थीटा है, ये पूरा का पूरा ये टेंजेंट ड्रॉ की है तो ये 90 का हो जाएगा। तो अगर ये 90 का हो जाएगा तो ये एंगल आपका थीटा का हो जाएगा। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूं, क्योंकि ये थीटा तो ये 90 माइनस थीटा, अगर ये 90 माइनस थीटा तो फिर आपका कितने का हो जाएगा, थीटा का हो जाएगा। तो अगर मैं mg के कंपोनेंट लूंगा तो mg का यहाँ पे कंपोनेंट आएगा mg cos थीटा, और यहाँ पे जो कंपोनेंट आएगा आपका वो आएगा mg sin थीटा। आ रही है बात समझ में। तो मैंने ये सिंपल इसका एफबीडी बनाया है, नीचे लग रहा है mg, ऊपर लग रहा है नॉर्मल, बाहर लगेगा m ओमेगा स्क्वायर है, m ओमेगा स्क्वायर है के मैंने कंपोनेंट ले लिए, ऊपर तो आएगा m ओमेगा स्क्वायर है cos थीटा, नीचे आएगा m ओमेगा स्क्वायर है sin थीटा। फिर मैंने mg के कंपोनेंट लिए, यहाँ पे तो आएगा mg cos थीटा, और यहाँ पे जो आपका आएगा वो क्या आएगा आपका mg sin थीटा। अब ये अगर बेड जो है, यानी ये जो पार्टिकल यहाँ पे रखा है, ये अगर आपका स्लिप नहीं हो रहा तो उसके ऊपर नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, यानी जितना फोर्स ऊपर लग रहा है उतना फोर्स आपका कहां से लगना चाहिए, नीचे। यानी अगर ये स्लिप नहीं हो रहा तो mg sin थीटा शुड बी इक्वल्स टू m ओमेगा स्क्वायर a cos थीटा। तो यहां से आपका m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां से जो आपका ओमेगा स्क्वायर आएगा वो आएगा g by a tan थीटा। आ रही बात समझ में। ये आपके ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ गई कि ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू जो होगी वो होगी g by a tan थीटा। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 दे रहा हूं। मेरा आंसर जो है वो tan थीटा के फॉर्म में नहीं है, मुझे tan थीटा निकालना पड़ेगा। tan थीटा बेसिकली क्या है, tan थीटा आपका स्लोप है, और स्लोप जो होता है वो क्या होता है, dy by dx। dy by dx मैं इस गिवन इक्वेशन से निकाल सकता हूं, क्योंकि मुझे इस पैराबोलिक वायर की इक्वेशन दे रखी थी y 4cx²। तो tan थीटा जो होता है आपका वो क्या होता है, आपका tan थीटा जो होता है आपका वो होता है dy by dx। तो tan थीटा हो जाएगा dy by dx। तो जब आप इस इक्वेशन का डिफरेंशिएशन करोगे dy by dx तो वो आपका आएगा 8cx। वो आपका कितना आ जाएगा, 8cx। आ रही बात समझ में। तो ये आपका आ गया स्लोप। अब मुझे स्लोप जो निकालना है वो कहां पे निकालना है, मुझे स्लोप जो निकालना है वो a, b पे निकालना है। तो अगर a, b पे मुझे स्लोप चाहिए तो a, b पे जो tan थीटा हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 8c इनटू इस पॉइंट पे जो a की x कोऑर्डिनेट है वो कितना है a, तो ये हो जाएगा 8c। ये बात समझ में आ रही है। मतलब मैंने स्लोप निकाला dy by dx, वो आ गया 8cx। मुझे स्लोप कहां चाहिए, मुझे स्लोप चाहिए इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पर स्लोप जो होगा वो कितना हो जाएगा, 8c इनटू इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट वो है a, तो यहां पे जो स्लोप हो जाएगा वो हो जाएगा 8ca। और ये जो स्लोप आया है dy by dx, यही मेरा tan थीटा होता है। तो tan थीटा की वैल्यू यहां अगर मैं यहां पे पुट कर दूं, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 दे देता हूं। तो ये मेरी इक्वेशन नंबर 2 है। तो इक्वेशन नंबर 2 से अगर tan थीटा की वैल्यू मैं यहां पे पुट करूंगा तो ओमेगा स्क्वायर मेरा क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर मेरा हो जाएगा g by a into 8ca। तो a से a कैंसिल हो जाएगा, तो ओमेगा की वैल्यू आएगी √8gc। तो ये मेरा एंगुलर स्पीड आ जाएगा कि मैं इस पैराबोलिक वायर को कितनी एंगुलर स्पीड से घुमाऊं कि आपका जो ये बेड है या ये जो पार्टिकल है वो आपका क्या ना हो, स्लिप ना हो। तो ओमेगा की वैल्यू जो आएगी आपकी वो आ जाएगी √8g into c। तो आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। तो सिंपल क्वेश्चन था, सिंपल आपको एक एफबीडी बनाना था, एफबीडी बना के आपको थोड़ा सॉल्व करना था। जब आपने ओमेगा निकाला वो tan थीटा की फॉर्म में आया है, tan थीटा मैंने निकाल लिया क्योंकि tan थीटा मुझे पता है स्लोप होता है। तो स्लोप के लिए मुझे dy by dx करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे इक्वेशन दे रखी है। स्लोप मुझे इस पॉइंट पे चाहिए, तो dy by dx जो आएगा आपका वो 8cx आएगा। तो इस पॉइंट पे जो स्लोप हो जाएगा वो हो जाएगा 8c into x कोऑर्डिनेट विच इज a, तो ये हो जाएगा 8ca। यहाँ से tan थीटा की वैल्यू मैंने इसमें पुट कर दी, वहां से ओमेगा आ गया। आपका ओमेगा जो आएगा आपका आएगा √8g into c।
ठीक है, तो आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो अब देखिए मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इस क्वेश्चन में मुझे बोला गया है कि एक मेरे पास सिलेंड्रिकल कंटेनर है और इसमें कोई लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है, इस कंटेनर में कोई लिक्विड भरा हुआ है और सिलेंड्रिकल कंटेनर है, इसकी रेडियस मुझे बोली गई है, इसकी रेडियस जो है वो r है। तो अब इसको ये बोला गया है कि अगर मैं इस कंटेनर को ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घुमाना स्टार्ट कर दूं तो क्या होगा। पहले तो ये देखो, अगर मैं सिलेंड्रिकल कंटेनर को ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घुमाना स्टार्ट कर दूंगा तो ये जो भी यहाँ पे लिक्विड जो भरा हुआ है, जो पहले बिल्कुल फ्लैट सरफेस थी जिसकी, वो लिक्विड अब आपका ऐसा नहीं रहेगा, वो लिक्विड जो है आपका थोड़ा ये वाली शेप गेन कर लेगा। ये बात समझ में आ रही है, कहना चाह रहा हूं जैसे ही मैं इसको घुमाना स्टार्ट करूंगा आपका जो लिक्विड होगा वो कुछ ऐसी शेप जो है वो गेन कर लेगा। ये चीज आपको आई थिंक समझ में आ गई होगी। तो जो आपका लिक्विड पहले फ्लैट था उसको अगर मैं ऐसे घुमाने लग जाऊंगा तो ये लिक्विड जो आपका कुछ ऊपर चढ़ जाएगा साइड में से और कुछ सरफेस जो आपकी वो ऐसी हो जाएगी। बात समझ में आ रही है, कहना चाह रहा हूं। तो आपको जो पूछा गया है वो यही पूछा गया है कि ये जो हाइट होगी लिक्विड, मतलब लिक्विड जो मैक्सिमम कितनी हाइट तक चढ़ेगा, तो ये हाइट आपसे पूछी गई है कि ये हाइट आपकी कितनी होगी अगर इसको एंगुलर ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से इस कंटेनर को घुमाया जाए तो लिक्विड कितनी हाइट तक ऊपर चढ़ जाएगा, ये हमसे पूछा गया है। आगे बात समझ में। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को मैं दो तरीके से सोल्व कर सकता हूं, तो दोनों मेथड मैं आपको बता रहा हूं। तो देखो पहले मेथड से कैसे सोल्व करेंगे इसको। अगर इसको एंगुलर ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से ऐसे घुमाया जा रहा है तो लिक्विड की जो सरफेस है वो कुछ ऐसी होगी। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं अगर इस लिक्विड ने ये वाली सरफेस गेन कर ली है तो उसका मतलब इस सरफेस पे जितने भी पार्टिकल हैं वो अब आपके इक्विलिब्रियम में आ चुके हैं, तभी तो शेप आपकी फाइनल शेप जो है वो ऐसी होगी। अब ये घूम रहा है कंटिन्यूअसली ओमेगा वेलोसिटी से तो फाइनल लिक्विड की जो शेप है वो ऐसी होगी, जितना हाइट तक इस लिक्विड को चढ़ना था उतना चढ़ चुका है। अब ये आपका जो लिक्विड है वो आपका इक्विलिब्रियम में आ गया। इसका मतलब कि सरफेस का हर पार्टिकल आपका इक्विलिब्रियम में है। आगे बात समझ में। तो अगर मैं कोई भी पार्टिकल यहाँ पे चूज कर लूं, लेट्स से मैं x, y पे x, y कोई कोऑर्डिनेट है यहाँ पे, इसको मैं ओरिजिन मान के चल रहा हूं। अगर मैं इसको ओरिजिन मान लूं तो इसको ओरिजिन मानते हुए इसके अकॉर्डिंग मैं x, y पे कोई पार्टिकल अज्यूम कर लेता हूं लिक्विड का, जिसका मास मैं मान लेता हूं कि वो जो मास है वो dm है। ये छोटा सा पार्टिकल मैंने यहाँ पे अज्यूम किया है जिसका मास मैंने dm मान लिया है। तो अगर मैं इस पॉइंट पे बात करूं तो इस पॉइंट पर अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो टेंजेंट कुछ ऐसे ड्रॉ होगी। मतलब मैं इस पॉइंट पे जहां पे मैंने ये पार्टिकल माना है उस पार्टिकल का जो इंक्लाइनेशन एंगल है वो कुछ मैंने मान लिया कि वो इंक्लाइनेशन एंगल थीटा है। ये चीज समझ में आ रही है, कहना चाह रहा हूं। मैंने इसको क्या किया है कि यहाँ पे मैंने x, y पर एक पार्टिकल अज्यूम कर लिया है लिक्विड का जिसका मास dm है, और जो पार्टिकल मैंने अज्यूम किया है वहां पे मान लो उसका जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है वो कितना है, थीटा है। तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन चेक करने के लिए मुझे वहां पे टेंजेंट ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे इस ग्रीन मार्कर से मैंने ये टेंजेंट ड्रॉ कर दी है कि ये जो dm मास मैंने यहाँ पे अज्यूम किया है उसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना है, थीटा है। अब इस सरफेस का हर पार्टिकल अगर इक्विलिब्रियम में है तो इस जो ये वाला जो पार्टिकल मैंने अज्यूम किया है इस पे नेट फोर्स 0 होना चाहिए। तो इसका अपन एफबीडी बनाते हैं। तो इसका जब मैं एफबीडी बनाऊंगा तो नीचे लगेगा डीएमजी। आ रही बात समझ में। अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ऑब्वियस सी बात है ये भी थीटा ही होगा। तो डीएमजी का यहाँ पे जो कंपोनेंट आएगा वो तो आएगा डीएमजी कॉस थीटा, और इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा डीएमजी साइन थीटा। आ रही बात समझ में। एक इस पर नॉर्मल फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ सरफेस की वजह से, और एक फोर्स बाहर की तरफ भी लगेगा इसके घूमने की वजह से, और वो जो फोर्स बाहर की तरफ लगेगा वो लगेगा dm ओमेगा स्क्वायर r। और r कितना होगा, तो ये जो सर्कुलर मोशन करेगा वो कुछ इस टाइप से सर्कुलर मोशन करेगा, क्योंकि अगर इसको घुमाया जा रहा है तो ऐसे घूम रहा होगा। तो उसका जो रेडियस होगा वो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, क्योंकि इसके कोऑर्डिनेट मैंने x, y माने हैं। तो बाहर की तरफ जो फोर्स लगेगा वो लगेगा dm ओमेगा स्क्वायर x। ये वाला फोर्स इसकी तरफ बाहर की तरफ लगेगा। तो अगर मैं इसके कंपोनेंट ले लूं तो ऊपर की तरफ जो कंपोनेंट आएगा वो तो आएगा dm ओमेगा स्क्वायर x cos थीटा। आ रही बात समझ में। और नीचे की तरफ जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा dm ओमेगा स्क्वायर x sin थीटा। अब ये आपका इक्विलिब्रियम में है तो ऊपर लगने वाला फोर्स जो है वो नीचे लगने वाले फोर्स के बराबर होना चाहिए। इसका मतलब ये हो गया कि dmg sin थीटा शुड बी इक्वल्स टू dm ओमेगा स्क्वायर x cos थीटा। तो dm से dm कैंसिल आउट हो जाएगा, cos थीटा इधर आ जाएगा, तो tan थीटा बराबर हो जाएगा आपके पास ओमेगा स्क्वायर x अपॉन g। बात समझ में आ रही है। और tan थीटा को मैं क्या बोल सकता हूं, dy by dx। तो अगर tan थीटा को मैं dy by dx बोल दूं तो बेसिकली मेरे पास जो है वो dy by dx की वैल्यू आ गई। आगे मैं यहाँ पे सोल्व कर देता हूँ। तो देखो आगे मैं यहाँ पे सोल्व कर रहा हूँ, तो dy by dx जो है बेसिकली वो मेरे पास आ गया ओमेगा स्क्वायर x अपॉन g। तो यहाँ से dy बराबर हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर x अपॉन g इंटू dx। अगर मैं दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दूं तो y इक्वल्स टू हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर बाई 2g। ये मैंने क्या निकाला है यहाँ पे, ये y इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर बाई 2g। ये बेसिकली ये जो सरफेस है मेरी
इस सरफेस की इक्वेशन आ गई जो सरफेस इसने गेन की है। ये बात समझ में आ रही है क्या कहना चाह रहा हूँ? इस पूरी इक्वेशन से मैंने ये निकाल लिया कि y इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2g जो है वो क्या आ गया, मेरी इस सरफेस की क्या आ गई, इक्वेशन आ गई है भाई। ये चीज समझ में आ रही है कहना चाह रहा हूँ? अब मुझे ये पूछा गया कि कितनी हाइट तक ऊपर चढ़ जाएगा। मैंने यहाँ पे इस पॉइंट को ओरिजिन माना है, तो कितनी हाइट तक ऊपर चढ़ जाएगा। तो मैं इस हाइट की बात करूं यानी इस पॉइंट की बात करूं तो ये वाला जो पॉइंट है वो इस सरफेस के ऊपर ही आ रहा है, यानी इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो अगर मैं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट की बात करूं तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, अगर ये ओरिजिन पे है यानी ये पॉइंट अगर मैं ओरिजिन पे मानूं तो इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, x कोऑर्डिनेट हो जाएगा r, क्योंकि इसकी रेडियस जो है वो r है। y कोऑर्डिनेट जो हो जाएगा वो हो जाएगा h, यानी इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो होंगे r, h। तो ये वाला जो पॉइंट है वो इस सरफेस पे ही आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये वाला जो कोऑर्डिनेट है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो y की जगह तो मैं क्या पुट कर दूंगा h, और x की जगह क्या पुट कर दूंगा r, तो h इक्वल्स टू क्या आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर बाई 2g। तो ये मेरा फाइनल आंसर होगा कि लिक्विड जो है वो मैक्सिमम कितना हाइट तक ऊपर चढ़ जाएगा। सो आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा कि मैंने कैसे इसको सॉल्व किया है। तो सीधी सीधी बात थी कि अगर ये ओमेगा वेलोसिटी से घूम रहा है तो लिक्विड की कुछ ना कुछ शेप हो जाएगी, ये शेप जो है वो कुछ इस शेप को गेन कर लेगा। अगर लिक्विड ओमेगा वेलोसिटी से घूम रहा है और इसने ये वाली शेप गेन कर ली है, इसका मतलब इस सरफेस पे जितने भी पार्टिकल्स हैं सारे के सारे इक्विलिब्रियम में आ गए हैं। तो मैंने यहाँ पे x, y पे कोई भी एक पार्टिकल अज्यूम कर लिया है जिसका मास dm है, उसका मैंने FBD बनाया है। अब वो अगर इक्विलिब्रियम में तो नेट फोर्स 0 होना चाहिए, तो उस इक्वेशन को मैंने यहाँ पे लिखा है, उसके अकॉर्डिंग मैंने tan थीटा निकाल लिया, tan थीटा को मैंने dy by dx लिखा, उसके अकॉर्डिंग मैंने y इक्वल निकाल लिया ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर बाई 2g। ये क्या आया है, ये मेरी इस शेप की इक्वेशन आ गई है जो लिक्विड ने क्या की है, गेन की है। तो अगर ये इसके शेप की इक्वेशन है तो मुझे ये पूछा गया कि कितना हाइट तक ये लिक्विड चढ़ जाएगा। तो सबसे टॉप पे जो पार्टिकल है आपका लिक्विड का वो ये वाला है, तो उसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो होंगे r, h, और ये वाला जो पार्टिकल है वो इस सरफेस पे ही आ रहा है, यानी इसके जो कोऑर्डिनेट है वो इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो इसकी इक्वेशन में मैंने y की जगह तो h पुट कर दिया और x की जगह क्या पुट कर दिया r, तो h इक्वल्स टू क्या आ गया मेरे पास, वो आ गया ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर बाई 2g। ये मेरा फाइनल आंसर है। सो आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। एक अच्छा क्वेश्चन था ये आपका। इसी क्वेश्चन को मैं एक तरीके से और सोल्व कर सकता हूँ। तो देखो इसका नेक्स्ट मेथड क्या है वो देखना। तो इसको मैं कैसे और सोल्व कर सकता हूँ देखो। तो इस क्वेश्चन का जो सेकंड मेथड है वो देखो क्या है। इस क्वेश्चन का जो सेकंड मेथड है वो है ड्रॉप एंड गेन मेथड। तो ड्रॉप एंड गेन मेथड आपको 11th में पढ़ाया होगा फ्लूइड मैकेनिक्स में। ये क्वेश्चन जो फ्लूइड मैकेनिक्स का क्वेश्चन है, तो वहां पे आपने ड्रॉप एंड गेन मेथड पढ़ा होगा। तो ड्रॉप एंड गेन मेथड से करने के लिए इससे पहले आपको यहाँ पे एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। वो फॉर्मूला ये है कि आपने शायद ये पढ़ा होगा कि अगर एक ट्यूब है जिसमें कोई लिक्विड भरा है और इस ट्यूब की लेंथ मान लो कुछ x है, और इसमें अगर कोई लिक्विड भरा है और उसको किसी एक एंड से पकड़ के घुमाया जाए ओमेगा वेलोसिटी से, तो इसमें प्रेशर डिफरेंस आ जाता है। और वो जो प्रेशर डिफरेंस होता है, ये वाला जो एंड होता है वो लो प्रेशर पे होता है, ये वाला जो एंड है वो हाई प्रेशर पे होता है। अगर इसको ओमेगा वेलोसिटी से घुमाया जाए तो ये जो प्रेशर डिफरेंस आता है इन दोनों पॉइंट के बीच का, वो आता है हाफ रो ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि रो जो है वो इस लिक्विड की डेंसिटी है। तो अगर किसी भी लिक्विड को ओमेगा वेलोसिटी से घुमाया जाए तो एक प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, और वो प्रेशर डिफरेंस होता है हाफ रो ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो अगर इसको यहाँ से पकड़ के घुमाया जा रहा है तो यहाँ पे प्रेशर लो होगा, यहाँ पे प्रेशर हाई हो जाएगा, और वो जो डिफरेंस आएगा वही आपका हाफ रो ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर आएगा। तो ये फॉर्मूला आपको पहले से पता होना चाहिए, और ये मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको शायद भी पढ़ाया गया होगा। तो देखो इस मेथड से हम कैसे सोल्व करेंगे। ये वाला जो पार्टिकल है, इस पार्टिकल पे जो प्रेशर होगा वो P0 होगा, क्योंकि ये एटमॉस्फेयर में है। तो यहाँ पे प्रेशर P0 है। तो मैं देखो ड्रॉप एंड गेन मेथड लगा रहा हूँ। मैं यहाँ से चल के यहाँ पे जा रहा हूँ, तो जब यहाँ से चल के मैं यहाँ पे जाऊंगा तो अगर मेरा प्रेशर बढ़ रहा होगा तो मैं उसको पॉजिटिव में लिखूंगा, और अगर मेरा प्रेशर जो है वो घट रहा होगा यानी ड्रॉप हो रहा होगा तो उस प्रेशर को मैं नेगेटिव में लिखूंगा। तो देखो यहाँ से मैं स्टार्ट हो रहा हूँ तो यहाँ का प्रेशर P0 है क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। जब मैं यहाँ से यहाँ पे जाऊंगा तो प्रेशर बढ़ेगा क्योंकि ये ओमेगा वेलोसिटी से घूम रहा है। तो कितना प्रेशर बढ़ेगा, वो बढ़ेगा हाफ रो ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और x जो r के इक्वल है तो हाफ रो ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर। ये प्रेशर बढ़ा है। अब मैं ऊपर जा रहा हूँ, जब मैं लिक्विड में ऊपर जाता हूँ तो प्रेशर जो है वो ड्रॉप होता है यानी घटता है, और जब मैं नीचे आता हूँ तो प्रेशर जो होता है वो बढ़ता है। मैं यहाँ जो है वो ऊपर जा रहा हूँ तो प्रेशर जो है वो ड्रॉप होगा, तो प्रेशर ड्रॉप होगा तो नेगेटिव में लिखूंगा, तो माइनस का रो GH। अब मैं यहाँ पे पहुंच गया। अब ये वाला जो प्रेशर है वो किसके बराबर हो जाएगा आपका, यहाँ पे जो प्रेशर है वो P0 के इक्वल हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ड्रॉप एंड गेन मेथड मैंने कैसे लगाया, यहाँ का प्रेशर P0 है तो P0 प्लस हाफ रो ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर, ये इक्वल टू किसके हो जाएगा, रो GH माइनस, सॉरी ऊपर जाने पर माइनस रो GH, और वो अगेन किसके इक्वल हो गया आपका P0 के इक्वल हो गया।
ये चीज समझ में आ रही है, क्योंकि यहाँ का प्रेशर पी नोट है, यहाँ का प्रेशर भी पी नोट है, तो पी नोट प्लस यहाँ पे गया तो प्रेशर गेन हुआ, तो हाफ रो ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर, ऊपर गया तो प्रेशर ड्रॉप हुआ, तो माइनस का रो जी एच, और मैं यहाँ पे पहुंच गया इस पॉइंट पे, और इस पॉइंट का प्रेशर कितना है गेन पी नोट, तो पी नोट से पी नोट आपका कैसा हो गया, कैंसिल हो गया, तो हाफ रो ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर किसके बराबर आ गया आपके पास, रो जी एच की, तो रो से रो क्या हो गया आपका कैंसिल हो गया, तो एच की वैल्यू दोबारा से कितनी आ गई आपके पास, ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 2g, तो ये आपका एच आ जाएगा। तो ऐसे भी आप सोल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को ड्रॉप एंड गेन मेथड से, बट इस क्वेश्चन को अगर ड्रॉप एंड गेन मेथड से अगर आपको सोल्व करना है तो आपको पहले ये जरूर पता होना चाहिए कि अगर इसको ओमेगा वेक्टर से घुमाया जा रहा है तो यहाँ पे प्रेशर जो है वो कितना इंक्रीज हो जाएगा, तो उसका फॉर्मूला होता है हाफ रो ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यहाँ पे जो ये एक्स है वो किसके बराबर हो जाएगा आर के, तो वो आर मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। तो अगर किसी को ये वाला फॉर्मूला नहीं पता तो उसका ड्रॉप एंड गेन मेथड से करने में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। तो मैंने आपको दोनों मेथड बता दिए हैं इस क्वेश्चन के, तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन आपका थर्मोडायनामिक्स में से पूछा गया है, यानी केटीजी में से आया है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में से। इस क्वेश्चन में हमको बोला गया कि अगर मैं 3 मोल ऑक्सीजन में 5 मोल ऑर्गन मिक्स कर दूं, यानी 3 मोल ऑक्सीजन गैस में अगर 5 मोल ऑर्गन मिक्स कर दिया जाए तो इस सिस्टम की किसी टेम्परेचर T पर इंटरनल एनर्जी कितनी होगी। तो T टेम्परेचर पे इंटरनल एनर्जी जो होती है U, वो होती है NCV into T। आ रही बात समझ में? तो मुझे अगर इंटरनल एनर्जी निकालनी है वो होती है NCV into T किसी टेम्परेचर T पे, तो पहले मुझे CV निकालना पड़ेगा कि इस पूरे सिस्टम का CV कितना हो गया। CV का मतलब होता है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो CV जो होती है नेट CV वो होती है N1CV1 प्लस N2CV2 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2। ये फॉर्मूला होता है नेट स्पेसिफिक हीट का एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो यहाँ पे जब आप CV निकालोगे तो N1 ऑक्सीजन के कितने मोल है 3 इंटू CV, ये ऑक्सीजन की स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ऑक्सीजन डायटोमिक गैस है तो इसका स्पेसिफिक हीट होता है कांस्टेंट वॉल्यूम पे 5/2R प्लस N2 5 मोल इनटू ऑर्गन। ऑर्गन जो गैस है वो मोनोएटॉमिक गैस है तो इसकी स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम जो होती है वो होती है 3/2R डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2 यानी 8 हो जाएगा। तो CV जो आपका नेट आएगा वो आएगा 15R/8। तो ये पूरे सिस्टम की नेट स्पेसिफिक हीट आ गई कांस्टेंट वॉल्यूम पे। आगे बात समझ में? मुझे पूछा गया इसकी इंटरनल एनर्जी, तो U इक्वल टू हो जाएगा NCV into T, तो U इक्वल टू हो जाएगा N। टोटल मोल्स कितने हो गए अब गैस में या पूरे सिस्टम में 8 मोल हो गए इनटू CV मैं निकाल चुका हूं 15R/8 इनटू टेंपरेचर T पे पूछा गया है तो 8 से 8 कट जाएगा, तो किसी T टेंपरेचर पे जो स्पेसिफिक हीट यहां पे बनेगी वो बन जाएगी 15RT, और ये इसका राइट आंसर होगा। ये ऑप्शन उसमें गिवन था तो ये इसका सही आंसर होगा। U जो हो जाएगा इंटरनल एनर्जी जो हो जाएगी T टेंपरेचर पे इस पूरे सिस्टम की वो हो जाएगी 15RT। तो आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। तो ये क्वेश्चन आपका थर्मोडायनामिक्स में से था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। अब देखो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ग्रेविटेशन से पूछा गया क्वेश्चन है। काफी अच्छी कैटेगरी का क्वेश्चन है, आप इसको मॉडरेट से डिफिकल्ट कैटेगरी में ऐड कर सकते हो, तो अच्छा क्वेश्चन है। ये जो सेम क्वेश्चन है जो इसमें पूछा गया है, ऐसा क्वेश्चन पहले एडवांस में भी आ चुका है, लास्ट ईयर आया था शायद, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, शायद 19 या 18 में आया था। तो सेम क्वेश्चन ऐसा ग्रेविटेशन का पहले एडवांस में पूछा जा चुका है। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। इस क्वेश्चन में हमको ये बोला गया है कि एक हाइपोथेटिकल गैलेक्सी है, मतलब एक गैलेक्सी है, हाइपोथेटिकल गैलेक्सी है जिसका जो मास है वो नॉन यूनिफॉर्म है, मतलब इसमें जो मास है वो नॉन यूनिफॉर्म है, और उसकी जो मास डेंसिटी है वो आपको दे रखी है रो इक्वल्स टू k/r। मतलब एक स्फेरिकल हाइपोथेटिकल गैलेक्सी है, मतलब वो जो गैलेक्सी है उसकी शेप स्फेरिकल है, हाइपोथेटिकल गैलेक्सी है। इसकी जो मास डेंसिटी दे रखी है वो दे रखी है k/r। यहाँ पे जो k है वो पॉजिटिव कांस्टेंट है और r उस गैलेक्सी के सेंटर से डिस्टेंस है। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे जैसे मैं सेंटर से दूर जाता जाऊंगा उस गैलेक्सी के, तो वहां उस गैलेक्सी का मास क्या होता जाएगा, रिड्यूस होता जाएगा। ठीक है, अब ये बोला गया है इस गैलेक्सी के सेंटर से r0 डिस्टेंस पे एक प्लैनेट है जो सर्कुलर मोशन में घूम रहा है। तो वो जो प्लैनेट जो इस सेंटर से r0 डिस्टेंस पे सर्कुलर मोशन में घूम रहा है उसका टाइम पीरियड कितना होगा वही हमसे पूछा गया है। तो क्या क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो एक हाइपोथेटिकल गैलेक्सी है जो स्फेरिकल शेप की है, इसके सेंटर से r0 डिस्टेंस पे एक प्लैनेट है जो सर्कुलर मोशन में घूम रहा है। तो हमको पूछा गया है कि ये जो प्लैनेट घूम रहा है इसका टाइम पीरियड क्या होगा। तो देखो उसको सोल्व कैसे करेंगे। तो उसको सोल्व करने से पहले मैं एक काम करता हूँ, पहले ये चेक कर लेता हूँ कि इस गैलेक्सी का r0 डिस्टेंस तक का मास कितना है, मतलब इस r0 डिस्टेंस की जो गैलेक्सी है इस पूरी गैलेक्सी का टोटल मास कितना है वो पहले टोटल मास में निकाल लेता हूँ। एक्चुअली इसका जो मास है वो कांस्टेंट नहीं है क्योंकि इसकी मास डेंसिटी जो है वो r पे डिपेंड कर रही है, मतलब जैसे जैसे मैं सेंटर से दूर जा रहा हूँ
मास कम होता जा रहा है। तो इस गैलेक्सी का अगर मुझे टोटल मास निकालना है तो मुझे इंटीग्रेट करके ही सोल्व करना पड़ेगा। तो पहले मैं इसका मास कैसे निकालूंगा, देखो। तो मास निकालने के लिए सबसे पहले मुझे इसके सेंटर से, मैं काम कर रहा हूं इसके सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पे जाने के बाद एक dr मोटाई का स्मॉल सेगमेंट कंसीडर कर रहा हूं। यहाँ पे जो स्मॉल सेगमेंट कंसीडर मैं करूंगा वो स्फेरिकल शेप का ही होगा, क्योंकि पूरा का पूरा जो मास है वो स्फेरिकल शेप में ही डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्योंकि गैलेक्सी की जो शेप है वो स्फेरिकल है। तो मैं r डिस्टेंस पे जाने के बाद एक dr मोटाई का एक छोटा सा सेगमेंट कंसीडर कर लेता हूँ। तो इस छोटे से सेगमेंट में जो मास होगा, वो छोटा सा मास जो होगा वो होगा dm। इस dm की वैल्यू कितनी होगी, इस dm की वैल्यू होगी रो इनटू ये छोटा सा वॉल्यूम। तो dm बराबर क्या होगा, रो इनटू ये छोटा सा वॉल्यूम जो मैंने यहाँ पे कंसीडर किया है। तो dm इक्वल टू क्या आ जाएगा, रो की वैल्यू कितनी है, k बाई आर, क्योंकि r डिस्टेंस पे जो डेंसिटी है वो कितनी है, k बाई आर। और ये जो छोटा सा वॉल्यूम होगा जो मैंने यहाँ पे कंसीडर किया है, ये कितना होगा, इसका एरिया इनटू मोटाई। एरिया जो होगा वो होगा 4 पाई आर स्क्वायर, मोटाई जो है वो dr है, तो उसका वॉल्यूम हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर dr। ठीक है, ये मेरा वॉल्यूम आ गया इस छोटे से सेगमेंट का जो मैंने यहाँ पे कंसीडर किया है। r से r कट जाएगा तो dm की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 4 पाई k r dr। तो ये मेरा मास आ गया इस छोटे सेगमेंट का जो मैंने कंसीडर किया है। लेकिन मुझे पूरा मास चाहिए गैलेक्सी का r0 डिस्टेंस तक का। तो अगर मुझे r0 डिस्टेंस तक पूरा मास चाहिए इस गैलेक्सी का, तो वो मास अगर मुझे निकालना है तो मुझे इंटीग्रेशन dm करना पड़ेगा 0 से लेकर r0 तक, क्योंकि मेरा इंटीग्रेशन कहां से कहां तक हो सकता है, या जो स्मॉल सेगमेंट में काट सकता हूं, कहां से कहां तक काट सकता हूं, यहां से लेकर r0 डिस्टेंस तक। तो लिमिट लग जाएगी 0 से लेकर r0 तक। तो m इक्वल्स टू, देखो जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो ये 4 पाई k तो बाहर आ जाएगा, तो 4 पाई k तो बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन होगा r dr का 0 से लेकर r0 तक। जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो m इक्वल्स टू हो जाएगा 4 पाई k r0 स्क्वायर बाई 2, 2 से ये कट जाएगा, तो टोटल मास जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2 पाई k r0 स्क्वायर। आ रही बात समझ में? तो ये मैंने क्या किया, ये मैंने r0 डिस्टेंस तक इस पूरी गैलेक्सी का मास कितना है वो मैंने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। तो r0 डिस्टेंस तक जो टोटल मास आया है वो आया है 2 पाई k r0। तो देखो ये मैंने क्या कैलकुलेट कर लिया, ये मैंने क्या कैलकुलेट कर लिया, ये मैंने r0 डिस्टेंस तक इस पूरी गैलेक्सी का जो टोटल मास आया है वो मैंने कैलकुलेट कर लिया। तो वो जो टोटल मास आया है वो आया है 2 पाई k r0 स्क्वायर इस पूरी गैलेक्सी का r0 डिस्टेंस तक। आ रही बात समझ में? इस पूरी गैलेक्सी का जो मास आया है ये स्फेरिकल शेप में डिस्ट्रीब्यूट है, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो बिल्कुल बीच में आ जाएगा। यानी कि जो टोटल मास है इस गैलेक्सी का, इस पूरे मास को मैं इसके सेंटर ऑफ मास पे अज्यूम कर सकता हूं, और इस पूरे गैलेक्सी का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो बिल्कुल बीच में आ जाएगा। तो मैं अब एक काम कर सकता हूं कि जो गैलेक्सी का मैंने ये जो टोटल मास निकाला है कैपिटल एम, इसको मैं इसके सेंटर पे अज्यूम कर सकता हूं। आ रही बात समझ में? तो अगर मैं इस पूरे मास को सेंटर पे अज्यूम कर लूं तो इस मास को मैं बोलता हूं कैपिटल एम है गैलेक्सी का, और जो प्लेनेट है उसका मास मैं मान लेता हूं एमपी है, और ये कैपिटल एम की वैल्यू मैंने निकाल ली है व्हिच इज 2 पाई k r0 स्क्वायर। आगे बात समझ में? तो ये गैलेक्सी का टोटल मास आ गया r0 डिस्टेंस तक, इसको मैं इसके सेंटर ऑफ मास में मान सकता हूं। इसका सेंटर ऑफ मास आप जब चेक करोगे तो बिल्कुल बीच में ही आएगा, क्योंकि ये स्फेरिकल शेप में है। आ रही बात समझ में? तो अब देखो आप यहाँ पे आगे क्या करेंगे अपन। अब ये अगर सर्कुलर शेप में घूम रहा है तो इस पर जो फोर्स लग रहा होगा वो क्या लग रहा होगा, इस पर जो फोर्स लग रहा होगा वो, अगर ये सर्कुलर शेप में घूम रहा है तो उसको कोई ना कोई सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा होगा, तो उसको सेंट्रीपिटल जो फोर्स मिल रहा होगा वो ग्रेविटेशन से मिल रहा होगा, अगर ये सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो अगर मैं इसका एफबीडी बनाऊं तो इस पर इधर को लग रहा होगा फोर्स g m1 m2 अपॉन r0 स्क्वायर। ये फोर्स इसको क्या कर रहा होगा, ग्रेविटेशन अट्रैक्शन फोर्स लग रहा होगा। इस ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन की वजह से ही ये सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, क्योंकि ये इसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा mp ओमेगा स्क्वायर r0। ये बात समझ में आ रही है क्या कहना चाह रहा हूं मैंने यहाँ पे क्या किया, जो ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा वो किसके बराबर हो जाएगा आपका m ओमेगा स्क्वायर r के, क्योंकि अगर सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो कहीं ना कहीं से सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रहा होगा, और सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पे इसको कौन दे रहा है, इस गैलेक्सी का ग्रेविटेशनल फोर्स। आगे बात समझ में? तो अगर मैं इन दोनों को आपस में बराबर करूंगा तो देखो क्या हो जाएगा, तो gm mp अपॉन r0 स्क्वायर इक्वल्स टू mp ओमेगा स्क्वायर r0। तो mp से mp कट गया, तो gm m की वैल्यू मैं निकाल चुका हूं। m की वैल्यू कितनी आई थी मेरे पास, 2 पाई k r0 स्क्वायर डिवाइडेड बाय r0 स्क्वायर बराबर ओमेगा स्क्वायर r0। तो r0 स्क्वायर से r0 स्क्वायर कट गया, तो ओमेगा यहां से कितना आ जाएगा, तो यहां से जो ओमेगा स्क्वायर आएगा वो कितना आएगा आपके पास, तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आपके पास हो जाएगी, वो हो जाएगी आपके पास 2 पाई g k डिवाइडेड बाय r0। तो ओमेगा इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 2 पाई g k अपॉन r0। मुझे ओमेगा नहीं पूछा गया था, मुझे पूछा गया था इसका टाइम पीरियड क्या होगा। तो ओमेगा को मैं क्या बोल सकता हूं, ओमेगा को मैं बोल सकता हूं 2 पाई बाई टी,
तो अगर मैं ओमेगा को 2 पाई बाई टी लिख दूं तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2 पाई जी के अपॉन आर नॉट। तो टी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टी इक्वल्स टू हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट आर नॉट अपॉन 2 पाई जी के। ये मेरे टाइम पीरियड का फाइनल आंसर होगा। आ रही बात समझ में? मतलब जो प्लेनेट मेरा यहाँ पे घूम रहा है, जो रिवोल्यूशन कर रहा है, उस प्लेनेट का जो टाइम पीरियड होगा वो हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट आर नॉट अपॉन 2 पाई जी के। सो आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा ये क्वेश्चन मैंने कैसे सोल्व किया है। तो एक अच्छी कैटेगरी का ये क्वेश्चन था। तो अभी तक जो मुझे सिर्फ 1 में क्वेश्चन पता लगे हैं वो क्वेश्चन 20 तक पता लगे हैं। 5 क्वेश्चन अभी तक मुझे पता नहीं है। आप में से अगर किसी को पता रहे हो तो वो आप मुझे बता सकते हैं। तो जितने क्वेश्चन मुझे पता लगे हैं उसमें से 11th के सिलेबस में से जो पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं। अब जो बचे हुए क्वेश्चन है वो आपके 12th में से पूछे गए हैं। तो मुझे 4-5 क्वेश्चन अभी तक पता नहीं है, हो सकता है 4-5 में से भी एक आध क्वेश्चन 11th के सिलेबस में से आया हो। तो जितना मुझे पता है उसमें से मैंने 11th के सारे क्वेश्चन करवा दिए हैं। अब मैं करवा रहा हूँ आपको 12th के सिलेबस में से क्या क्या पूछा गया है। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो अब देखो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन 12th के सिलेबस में से पूछा गया है और 12th में मैग्नेटिज्म से क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्वेश्चन कंप्लीटली थ्योरेटिकल है, मतलब थ्योरी पर ही बेस्ड है। कोई मतलब इसमें कोई कैलकुलेशन वगैरह की जरूरत नहीं है। सिंपल आपका रिमेंबर टाइप का क्वेश्चन है, आपको थ्योरी याद होनी चाहिए बस। तो ये इजीली आप सोल्व कर सकते हो। इस क्वेश्चन में मुझे बोला क्या गया है, मुझे ये बोला गया है कि मेरे पास 2 मैग्नेट है। एक मैग्नेट तो है P और एक मैग्नेट है मेरे पास T। इसमें से जो P मैग्नेट है उसकी हेल्प से तो मैंने एक परमानेंट मैग्नेट बनाया है और T मैग्नेट से मैंने एक ट्रांसफॉर्मर डिजाइन किया है। आ रही बात समझ में? P वाली मैग्नेट से तो मैंने परमानेंट मैग्नेट बनाया है और T से मैंने ट्रांसफॉर्मर बनाया है। तो अब आपको बताना है इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही है। आ रही बात समझ में? तो देखो P से मैंने परमानेंट मैग्नेट बनाया है और परमानेंट मैग्नेट क्या होता है, ऐसा मैग्नेट होता है जिसका मैग्नेटिज्म जो है वो खत्म करना बहुत डिफिकल्ट हो, यानी ऐसा मैग्नेट जिसका मैग्नेटिज्म लंबे टाइम तक बना रहे, उसको हम बोलते हैं परमानेंट मैग्नेट। ठीक है, तो परमानेंट मैग्नेट की प्रॉपर्टी क्या होती है, इसकी हाई रिटेंटिविटी होनी चाहिए और हाई कोरेसिविटी होनी चाहिए। आ रही बात समझ में? तो P जो है उसे परमानेंट मैग्नेट बनाया है, इसका मतलब इसकी हाई रिटेंटिविटी और हाई कोरेसिविटी होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो पहले ऑप्शन में क्या बोला गया है, पहले ऑप्शन में बोला गया रिटेंटिविटी तो हाई है लेकिन कोरेसिविटी लो है, इसका मतलब ये ऑप्शन तो गलत है। इसमें बोला गया लो रिटेंटिविटी है, जबकि मैंने बोला रिटेंटिविटी भी हाई होनी चाहिए और कोरेसिविटी भी हाई होनी चाहिए। तो इसका मतलब ए और बी ऑप्शन तो इनकरेक्ट है। बात करते हैं अब टी की। टी से मैंने ट्रांसफार्मर बनाया है। ट्रांसफार्मर जो होता है वो बार बार मैग्नेटाइज और बार बार डीमैग्नेटाइज होता है। तो ये ट्रांसफार्मर जो है वो इजीली मैग्नेटाइज होना चाहिए, इजीली डीमैग्नेटाइज होना चाहिए। इसका मतलब ट्रांसफार्मर की के अंदर जो मैग्नेट काम मिली है उसकी प्रॉपर्टी ऐसी होनी चाहिए कि वो जल्दी जल्दी मैग्नेटाइज हो जाए, जल्दी से डीमैग्नेटाइज हो जाए। मतलब उसकी रिटेंटिविटी और उसकी कोरेसिविटी दोनों कैसी होनी चाहिए, आपकी लो होनी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि टी जो है उसकी रिटेंटिविटी लो होनी चाहिए और कोरेसिविटी भी लो होनी चाहिए। इसका मतलब जो आंसर आएगा अपना वो कौन सा आएगा, सी आएगा। तो ये थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन है, आपको थ्योरी याद होनी चाहिए, इसके बेसिस पे आप इजीली इसको सोल्व कर सकते हो। तो बहुत ज्यादा इजी कैटेगरी का क्वेश्चन है ये, इसमें कुछ खास दिमाग लगाना नहीं था। थ्योरी अगर आपको 12th का सिलेबस आपने केवल बोर्ड लेवल का भी पढ़ रखा है तो भी आप इसको सोल्व कर सकते थे। ठीक है, देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 12th के सिलेबस से। देखो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है हमसे। इस ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से पूछा गया है, यानी ईएमआई से ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें हमको क्या बोला गया है, हमको बोला गया है कि एक कॉइल है जिसकी रेडियस 10 सेंटीमीटर है, इसको एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है। वो मैग्नेटिक फील्ड है 5 × 10⁻⁵ टेस्ला और हमको ये बोला गया है कि ये 0.2 सेकंड में अपना हाफ रोटेशन कंप्लीट कर लेती है। ये कॉइल जो है अपना हाफ रोटेशन कंप्लीट कर लेती है 0.2 सेकंड में। तो इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हमको ये बोला गया है कि अगर ये कॉइल इस मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कर रही है तो इसमें मैक्सिमम ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा। आ रही है बात समझ में? तो ये हमको पहले से पता है, ये हमने 12th में पढ़ा है ईएमआई में, कि अगर कोई कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कर रही है तो उसमें जो ईएमएफ इंड्यूस होता है वो होता है E = E0 sin ओमेगा टी। और ये जो E0 की वैल्यू होती है वो होती है BA ओमेगा sin ओमेगा टी। ये सिंपल फॉर्मूला है, ये आपने पढ़ा होगा 12th क्लास में। तो ईएमएफ जो इंड्यूस होता है वो होता है E = E0 sin ओमेगा टी और E0 जो होता है वो होता है BA ओमेगा। इसका डेरिवेशन आपने 12th में करा होगा। तो मुझे पूछा गया E मैक्सिमम कितना होगा, तो E मैक्सिमम तब होगा जब sin ओमेगा टी की वैल्यू 1 होगी, यानी E मैक्सिमम जो होगा वो होगा BA ओमेगा। आगे बात समझ में? अब यहाँ पे मुझे B तो गिवन है, A मेरा πr² हो जाएगा। बात करते हैं ओमेगा की, तो ओमेगा मुझे दिया हुआ नहीं है कि कितनी एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है, बट ओमेगा निकालने के लिए मुझे इंफॉर्मेशन दे रखी है कि ये 0.2 सेकंड में हाफ रोटेशन कंप्लीट कर लेता है। तो हाफ रोटेशन का मतलब कितना घूम जाएगा, हाफ रोटेशन का मतलब होता है पाई एंगल घूम जाएगा, कि एक रोटेशन में 2 पाई घूमेगा तो हाफ रोटेशन में कितना घूमेगा, पाई घूम जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं ओमेगा निकालूं तो थीटा = होगा ओमेगा टी, क्योंकि अल्फा तो 0 है यहाँ पे, तो हाफ अल्फा टी स्क्वायर में तो अल्फा तो 0 ही हो जाएगा, इसलिए मैं सिंपल लिख रहा हूँ बस थीटा = क्या हो जाएगा ओमेगा टी। बोला गया कि ये पाई एंगल घूम जाती है
जब टाइम जो है 0.2 सेकंड हो जाता है तो यहाँ से ओमेगा का निकल जाएगा पाई अपॉन 0.2 सेकंड, ये आपका हो जाएगा 5 पाई। तो ओमेगा की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 5 पाई रेडियन पर सेकंड। तो ओमेगा की वैल्यू डाल देता हूँ, तो यहाँ से जो ई मैक्सिमम आएगा वो आएगा 5 इंटू 10⁻⁵ इंटू एरिया पाई आर स्क्वायर यानी पाई इंटू 0.1 का होल स्क्वायर इंटू ओमेगा, ओमेगा आ गया अपने पास 5 पाई। तो यहां से जब आप सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 25 पाई स्क्वायर इंटू ये 0.1 का स्क्वायर हो जाएगा 0.01 यानी 10⁻⁻², तो ये -5 तो 10⁻⁷ हो जाएगा। आगे बात समझ में क्या कहना चाह रहा हूँ, पाई स्क्वायर को मैं लगभग 10 बोल सकता हूँ अगर मैं अप्रोक्सीमेट आंसर बोलूं। पाई स्क्वायर जो है वैसे तो 9 पॉइंट समथिंग होता है, लेकिन अगर मैं इसको अप्रोक्सीमेट 10 मान लूं, तो अगर मैं इसको अप्रोक्सीमेट 10 मान लूं तो इसकी जो वैल्यू आएगी जब आप इसको कंप्लीट सोल्व करोगे तो अप्रोक्सीमेटली 2.5 इंटू 10⁻⁵ के अप्रोक्सीमेट बनेगा। आगे बात समझ में क्या कहना चाह रहा हूँ, पाई स्क्वायर एक फेमस डेटा है, ये लगभग जो है वो 9.5 या 9.6 के आसपास होता है ये। तो अप्रोक्सीमेट अगर मैं इसको 10 कंसीडर करूं तो पाई स्क्वायर 10 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 250 इंटू 10⁻⁷। तो अप्रोक्सीमेट ये जो आएगा वो आएगा 2.5 इंटू 10⁻⁵ वोल्ट। तो मैक्सिमम वोल्टेज जो आ गया इसके अंदर कॉइल के अंदर वो आ गया 2.5 इंटू 10⁻⁵ वोल्ट। तो आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन रे ऑप्टिक्स में से पूछा गया क्वेश्चन था, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, एक 10th लेवल का स्टूडेंट भी इसको इजीली सॉल्व कर सकता है। इस क्वेश्चन में हमको क्या बोला गया है कि एक मिरर का डायग्राम हमको शो किया गया है और बोला गया है कि इस गिवन मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड एक ऑब्जेक्ट रखा गया है, यानी सी के पीछे एक ऑब्जेक्ट रखा गया है, जैसा मैंने यहाँ पे डायग्राम में शो भी किया है। और हमको सिंपल सी चीज पूछी गई है कि अगर ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा गया है सी के बियॉन्ड तो इसके इमेज का टाइप कैसा होगा। आ रही बात समझ में? तो कुछ ऑप्शंस दिए हुए थे, उन ऑप्शंस में से हमको चेक करना था कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो सिंपल सी बात है, बस हमको ये बताना है कि इमेज का टाइप कैसा होगा। तो या तो आपको ये डायरेक्ट ही पता होगा कि इसकी इमेज जो है वो सी एंड एफ के बीच में बनने वाली है, रियल बनने वाली है, इन्वर्टेड बनने वाली है और स्मॉल साइज की बनने वाली है। अगर इमेज बनाना चाहो तो मैं बना के दिखा देता हूँ। जो लाइट पैरेलल आएगी वो आपकी फोकस से जाएगी, जो आपकी क्या नाम है पोल पे इंसिडेंट होगी वो उतने एंगल से रिफ्लेक्ट होगी, तो आपकी जो इमेज बनेगी वो कहीं सी एंड एफ के बीच में बनेगी। तो मैंने आपको इमेज का डायग्राम भी बना के दिखा दिया है कि कैसे इमेज फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे जो लाइट पैरेलल आई वो फोकस से चलेगी, जो पोल पे इंसिडेंट होगी वो उतने एंगल पे वापस से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो आपकी जो लाइट की इमेज बनेगी, सॉरी इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनेगी वो यहाँ पे कहीं पे बनेगी। तो इमेज कैसी बन रही है, यहाँ पे इन्वर्टेड इमेज बन रही है, रियल बन रही है क्योंकि लाइट जो है वो वास्तव में यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है एक दूसरे को, और आपके जो इमेज का जो साइज है वो कैसा है, ऑब्जेक्ट कंपैरिजन में छोटा है, यानी जो आपकी इमेज बन रही है वो डिमिनिश्ड साइज की बन रही है। आगे बात समझ में? तो आपकी जो इमेज बनेगी वो डिमिनिश्ड बनेगी और इन्वर्टेड बनेगी, और कैसी बनेगी आपकी इमेज, रियल बनेगी। तो यही आपका क्वेश्चन था, बस यही पूछा गया था इमेज का टाइप कैसा होगा। तो एक ऑप्शन ये गिवन था आपको, तो यही आपका ऑप्शन करेक्ट है कि अगर ऑब्जेक्ट सी के बियॉन्ड रखा हो इस मिरर के अंदर तो उसकी इमेज रियल, इन्वर्टेड और डिमिनिश्ड बनेगी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन आपका मॉडर्न फिजिक्स में से पूछा गया है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट चैप्टर से। बहुत आसान क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन मेरा खुद का भी करवाया गया क्लास में, यही डेटा मैंने दिया था क्लास में भी जब मैंने पढ़ाया था। तो देखो क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन ये है कि एक कोई मेटल प्लेट है, इसमें जब मैं लैम्बडा वेवलेंथ की लाइट डालता हूँ तो स्टॉपिंग वोल्टेज V है, और जब मैं मेरी लाइट की वेवलेंथ को 3 लैम्बडा कर देता हूँ तो स्टॉपिंग वोल्टेज V/4 हो जाता है। यानी जब मैंने लैम्बडा वेवलेंथ की लाइट डाली तब तो स्टॉपिंग वोल्टेज V है, और जब मैंने 3 लैम्बडा वेवलेंथ की लाइट डाली तो स्टॉपिंग वोल्टेज घटकर V/4 हो गया। तो बोला गया है कि अगर इसकी प्लेट की थ्रेशोल्ड वेवलेंथ k लैम्बडा है तो k की वैल्यू क्या होगी। तो बेसिकली मुझे थ्रेशोल्ड वेवलेंथ निकालनी है, उसको फिर मैं k लैम्बडा से कंपेयर कर लूंगा तो मेरी k की वैल्यू निकल के आ जाएगी कि k का मान क्या होगा। ठीक है, तो उसको सॉल्व करने के लिए सिंपल आइंस्टाइन इक्वेशन लगानी है। आइंस्टाइन इक्वेशन होती है कि किसी भी प्लेट पे डाली गई एनर्जी जो होती है वो वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम के इक्वल होती है। E जो होता है वो hc/λ हो जाएगा, तो hc/λ 5 प्लस ev नॉट। ये जो ev नॉट है इसमें से जो ये v नॉट है वो स्टॉपिंग वोल्टेज होता है। ठीक है, ये वाली जो इक्वेशन है ये आपने पढ़ी होगी 12th में, ये आइंस्टाइन इक्वेशन है। ये hc/λ जो है वो है गिवन एनर्जी, 5 जो है वो है वर्क फंक्शन, और यहाँ पे जो ये ev नॉट है ये काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है। इसमें से ये जो v नॉट है ये आपका स्टॉपिंग वोल्टेज होता है। ये आपने सब 12th में पढ़ा होगा। ठीक है, तो देखो मुझे क्या बोला गया है कि जब मेरी लाइट की वेवलेंथ लैम्बडा है तो स्टॉपिंग वोल्टेज जो v नॉट है वो किसके बराबर है, v के। तो उसको मैं v के इक्वल कर देता हूं, तो ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। ऐसे जब मेरी वेवलेंथ hc/λ की जगह 3 लैम्बडा हो जाती है तो मेरा स्टॉपिंग वोल्टेज v/4 हो जाता है, तो यानी ये इक्वेशन हो जाएगी ev/4। ठीक है, जब आप इस फर्स्ट इक्वेशन में से ये सेकंड वाली इक्वेशन माइनस करोगे तो देखो क्या आ रहा है। तो जब मैं इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को माइनस कर रहा हूं
तो देखो क्या बनेगा, एच सी बाई लैम्बडा में से एच सी बाई 3 लैम्बडा माइनस होगा तो 2 एच सी बाई 3 लैम्बडा बचेगा। यहाँ से 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचेगा 3 ईवी बाई 4। तो यहाँ से जो ईवी की वैल्यू आएगी आपके पास वो आएगी 8 बाई 9 एच सी बाई लैम्बडा। ये आपके पास फाइनल ईवी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, मुझे ईवी नहीं निकालना, मुझे तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ निकालनी है। तो अब मैं यहाँ से थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो देखो कैसे कैलकुलेट करूंगा, इस ईवी की वैल्यू मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देता हूँ। तो एच सी बाई लैम्बडा इक्वल टू हो जाएगा 5 प्लस ईवी यानी 8 बाई 9 एच सी बाई लैम्बडा। तो 5 की वैल्यू जो आ जाएगी जब मैं इसको इधर ले आऊंगा तो ये बन जाएगा एच सी बाई 9 लैम्बडा। तो ये मेरे पास आ गया वर्क फंक्शन। प्लेट का वर्क फंक्शन जो होता है वो एच सी बाई लैम्बडा नॉट के इक्वल होता है। लैम्बडा नॉट जो होती है वो होती है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो ये हो जाएगा एच सी बाई लैम्बडा 9 लैम्बडा। तो एच सी से एच सी कैंसिल हो जाएगा तो लैम्बडा नॉट बराबर आ जाएगा आपके पास 9 लैम्बडा। यानी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ जो मेरे पास आएगी वो हो जाएगी 9 लैम्बडा। मुझे बोला गया थ्रेशोल्ड वेवलेंथ जो के लैम्बडा के इक्वल है। तो अगर मैं इसको के लैम्बडा से कंपेयर करूं तो के की जो वैल्यू मेरे पास यहाँ पे आएगी वो के मेरा जो हो जाएगा वो हो जाएगा 9। तो मेरा जो फाइनल आंसर होगा यहाँ पे वो होगा 9। तो आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। तो एक इजी लेवल का क्वेश्चन था। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सो अब देखो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इस क्वेश्चन ये जो क्वेश्चन है आपका ये कैपेसिटर में से पूछा है। ये सेम क्वेश्चन मेरा खुद का भी क्लास में कराया हुआ है। तो देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है पहले ये समझते हैं। क्वेश्चन में हमको ये बोला गया है कि एक 5 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है, उसको एक 220 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दिया और उसको पूरा चार्ज कर दिया। ठीक है, मतलब एक 5 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है, उसको 220 वोल्ट की बैटरी से चार्ज कर दिया और चार्ज करने के बाद उसको इस बैटरी से डिस्कनेक्ट कर दिया और डिस्कनेक्ट करके इसको एक दूसरे कैपेसिटर के साथ कनेक्ट कर दिया जो इनिशियली अनचार्ज था, यानी इनिशियली इसके पास कोई चार्ज नहीं है। तो इसको पहले चार्ज किया 220 वोल्ट की बैटरी से, फिर डिस्कनेक्ट कर दिया और फिर एक दूसरे कैपेसिटर से कनेक्ट कर दिया जिसकी कैपेसिटेंस हमारे पास कितनी है 2.5 माइक्रोफैराड है और इसके पास इनिशियली कोई चार्ज नहीं है। तो ये बोला गया है कि इस पूरी प्रोसेस में हीट लॉस कितना होगा, ये मुझे इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो हीट लॉस कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो सबसे पहले तो मैं ये चेक कर लेता हूं कि इस पूरे 5 माइक्रोफैराड कैपेसिटर पे कितना चार्ज आ जाएगा जब मैं इसको 220 वोल्ट की बैटरी से चार्ज करूंगा। तो वो जो चार्ज आएगा वो आएगा Q = CV और C मुझे पता है वो है 5 माइक्रोफैराड, V जो है वो 220 वोल्ट है। तो जो चार्ज आपके पास आएगा जब आप इसकी वैल्यू पुट करोगे तो वो आएगा आपके पास 1100 माइक्रोकूलम। आ रही है बात समझ में? तो इसका मतलब ये हुआ कि इस कैपेसिटर को जब मैं 220 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट करूंगा तो इसके पास जो चार्ज आएगा वो कितना आएगा 1100 माइक्रोकूलम और उसके पास इनिशियली एनर्जी कितनी स्टोर है तो U इनिशियल जो है मेरे पास वो हो जाएगी हाफ CV²। तो U इनिशियल मेरे पास आ जाएगा हाफ C यानी 5 × 10⁻⁶ इंटू V² यानी 220 का होल स्क्वायर। तो U इनिशियल की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 121 × 10⁻³ जूल। मतलब जब आप इस पूरे को सोल्व करोगे तो जो वैल्यू आएगी आपके पास वो आएगी 121 × 10⁻³ जूल। ये इस कैपेसिटर के पास इनिशियली स्टोर्ड एनर्जी होगी और ये इस कैपेसिटर के पास इनिशियली चार्ज हो गया। आगे बात समझ में? अब देखो जब मैं इस कैपेसिटर को इस कैपेसिटर के साथ कनेक्ट करूंगा तो होगा क्या, इसका चार्ज जो धीरे धीरे इसके पास आना स्टार्ट हो जाएगा और कब तक ऐसा होता रहेगा जब तक दोनों का वोल्टेज बराबर ना हो जाए। तो मैंने मान लिया कि दोनों का जो फाइनल वोल्टेज है वो VV हो गया। दोनों का जो फाइनल वोल्टेज है वो मैंने कितना हो गया VV हो गया। और जब दोनों का वोल्टेज बराबर हो जाएगा तो चार्ज फ्लो होना क्या हो जाएगा बंद हो जाएगा। तो मतलब जब दोनों का वोल्टेज इक्वल हो जाएगा तो मैंने मान लिया इसके पास चार्ज Q1 आ गया और इसके पास चार्ज जो आ गया वो कितना आ गया Q2 आ गया। तो Q1 जो होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी वो होगी 5V माइक्रोकूलम Q = CV से और Q2 की जो वैल्यू होगी वो होगी 2.5 माइक्रोकूलम 2.5V माइक्रोकूलम। Q = क्या होगा CV होगा कि नहीं होगा। तो इस कैपेसिटर के पास कितना चार्ज बचेगा जब दोनों पर वोल्टेज बराबर हो जाएगा तो उस टाइम इसके पास चार्ज बचेगा 5V माइक्रोकूलम और उसके पास चार्ज बचेगा 2.5V माइक्रोकूलम। आगे बात समझ में? तो इसका जो टोटल चार्ज हो जाएगा इस पूरे सिस्टम का वो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा Q टोटल हो जाएगा 7.5V माइक्रोकूलम। आगे बात समझ में क्या कहना चाह रहा हूं? तो ये मेरे पास टोटल चार्ज आ गया फाइनल की टोटल चार्ज फाइनल कितना हो जाएगा। क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं कि चार्ज तो कंजर्व रहता है तो जितना चार्ज मेरे पास पहले था उतना ही चार्ज मेरे पास बाद में रहेगा। तो इनिशियली चार्ज कितना था मेरे पास 1100 माइक्रोकूलम यानी 1100 माइक्रोकूलम जो है वो किसके बराबर होना चाहिए 7.5V माइक्रोकूलम। तो माइक्रोकूलम से माइक्रोकूलम कैंसिल हो गया तो V की वैल्यू जो आ गई वो आ गई 1100/7.5। ये मैंने क्या कैलकुलेट कर लिया, ये मैंने ये कैलकुलेट कर लिया कि फाइनली इन दोनों कैपेसिटर का वोल्टेज कितना कितना हो जाएगा। तो फाइनली इन दोनों कैपेसिटर का जो वोल्टेज हो जाएगा वो हो जाएगा 1100/7.5 वोल्ट। ये बात समझ में आ रही है क्या कहना चाह रहा हूं? अब मैं ये चेक कर लेता हूं कि इस पूरे सिस्टम के पास फाइनल एनर्जी कितनी है। तो इस पूरे सिस्टम के पास फाइनल एनर्जी होगी हाफ C इक्विवेलेंट इनटू V²। अब C इक्विवेलेंट कितना होगा, दोनों कैपेसिटर के किस में कनेक्टेड है तो दोनों कैपेसिटर आपके पैरेलली कनेक्टेड है तो इनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो जाएगी C1 + C2।
तो जो u फाइनल आपके पास हो जाएगा, u फाइनल हो जाएगा हाफ c इक्विवेलेंट इनटू v स्क्वायर, c इक्विवेलेंट हो जाएगा 7.5 इनटू 10 टू पावर -6 इनटू v स्क्वायर, यानी 1100 बटे 7.5 का होल स्क्वायर। ये आपकी फाइनल एनर्जी हो जाएगी। जब आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो ये आपका आंसर आएगा 242 डिवाइडेड बाई 3 इनटू 10 टू पावर -3 जूल। ये आपके पास फाइनल वैल्यू आने वाली है कि इन दोनों, इस पूरे सिस्टम के पास फाइनल एनर्जी कितनी हो जाएगी। तो इस पूरे सिस्टम की जो फाइनल एनर्जी आपके पास आने वाली है वो कितनी आने वाली है, 242 डिवाइडेड बाई 3 इनटू 10 टू पावर -3 जूल। तो कैसे निकाली मैंने फाइनल एनर्जी, समझ में आया। फाइनल एनर्जी पूरे सिस्टम की हो जाएगी हाफ सी इक्विवेलेंट इनटू वी स्क्वायर। तो वी मैंने निकाल लिया कि फाइनल वोल्टेज इन दोनों का कितना हो जाएगा 1100 बटे 7.5 वोल्ट, और सी इक्विवेलेंट हो जाएगी C1 प्लस C2 क्योंकि दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है। तो फाइनल एनर्जी मेरे पास ये आ गई। तो इनिशियल एनर्जी मेरे पास ये थी, फाइनल एनर्जी मेरे पास ये आ गई। तो एनर्जी में जो डिफरेंस आया है, यानी पहले वाला एनर्जी ज्यादा है, साफ साफ दिख रहा है, देखो 121 इनटू 10 टू पावर -3 है। बाद की एनर्जी तो जो है वो कैसी है आपकी कम है। तो बाद की एनर्जी कम है, पहले वाली एनर्जी जो थी वो आपकी ज्यादा थी। तो एनर्जी में ये जो कमी आई है यही मेरा किस में कन्वर्ट हो गया है, हीट लॉस में कन्वर्ट हो गया है। तो अगर मैं यहाँ पे हीट लॉस की बात करूं तो हीट लॉस जो मेरा होगा वो कितना हो जाएगा, तो हीट लॉस मेरा हो जाएगा U फाइनल माइनस U इनिशियल। तो हीट लॉस इक्वल्स टू U फाइनल माइनस U इनिशियल, सॉरी उल्टा बोल दिया, U इनिशियल माइनस U फाइनल, क्योंकि पहले एनर्जी ज्यादा थी बाद में एनर्जी कम हो गई। तो एनर्जी में जो कमी आई है वही मेरी हीट लॉस में गई होगी। तो U इनिशियल कितना था 121 इनटू 10 टू पावर -3 जूल, और U फाइनल मेरे पास कितना आया है, वो आया है 242 डिवाइडेड बाई 3 इनटू 10 टू पावर -3। तो हीट लॉस यही होगा, इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी, क्योंकि पहले एनर्जी ज्यादा थी बाद में एनर्जी कम होगी। तो जब आप इसको पूरे को सोल्व करोगे तो ये वैल्यू आपके पास आएगी 121 इनटू 10 टू पावर -3 जूल। एलसीएम ले लेना 3, जब आप 3 एलसीएम लेके जब इस पूरे को सोल्व करोगे तो जो हीट लॉस आपके पास आएगा वो आ जाएगा आपके पास 121 इनटू 10 टू पावर -3 जूल, यानी 121 मिली जूल। ये आपका हीट लॉस होगा इस पूरी प्रोसेस में, और ये आपको ऑप्शन गिवन था, तो ये आपका राइट आंसर होगा इसका। सो आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा कि मैंने कैसे सोल्व किया। तो देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। सो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये वाला जो क्वेश्चन पूछा गया है ये आपका मैग्नेटिक फील्ड से पूछा गया है क्वेश्चन। तो देखो इस क्वेश्चन में हमको क्या बोला गया है, इस क्वेश्चन में बोला गया है कि एक प्रोटॉन है, वो एक मैग्नेटिक फील्ड में, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, उस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहा है 60 डिग्री के एंगल पे 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। ठीक है, मतलब एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें एक प्रोटॉन एंटर कर रहा है 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और कितने एंगल पे एंटर कर रहा है, 60 डिग्री के एंगल पे एंटर कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन से। तो हमको पूछा यह गया है कि इस प्रोटॉन की जो पिच होगी वो कितनी होगी। ठीक है, तो मतलब मैं मान लेता हूं कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो मान लो राइट डायरेक्शन में है, और प्रोटॉन जो एंटर कर रहा है वो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से 60 डिग्री के एंगल पे ऐसे एंटर कर रहा है। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू दे रखी है वो 2 मिली टेस्ला दे रखी है। तो हमसे बस यही पूछा गया है कि ये मैग्नेटिक फील्ड में जब एंटर करेगा 60 डिग्री के एंगल पे तो इसकी पिच कितनी होगी। तो देखो इस वेलोसिटी के मैं दो कंपोनेंट ले सकता हूं, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखो इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, तो हो जाएगा v cos 60, एक हो जाएगा आपका v sin 60। तो ये जो v sin 60 वाला जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है वो इस मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, और v cos 60 वाला जो कंपोनेंट है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है। तो ये जो v cos 60 वाला जो कंपोनेंट है ये तो उसको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करवाएगा, और v sin 60 वाला जो कंपोनेंट है ये इसको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है, तो ये इसको सर्कुलर पाथ में घुमाएगा। क्योंकि आपने ये पढ़ा होगा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कि वेलोसिटी का जो कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है वो तो उसको सर्कुलर पाथ में घुमाने में हेल्प करता है, और जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होता है वेलोसिटी का कंपोनेंट वो उसको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करवाता है। आ रही बात समझ में। अब बात आती है कि पिच क्या होती है। पिच होती है कि एक टाइम पीरियड में ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में कितना आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि ये वाला कंपोनेंट इसको आगे बढ़ाएगा और ये वाला कंपोनेंट इसको घुमाएगा। तो बेसिकली ये स्पाइरल पाथ बनाता हुआ आगे जाएगा, ये कुछ ऐसा पाथ बनाता हुआ आगे जाएगा। आ रही बात समझ में प्रोटॉन। तो पिच क्या होती है, पिच होती है कि एक कंप्लीट साइकिल में ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में कितना मूव कर देगा, वही पिच होती है। ठीक है, तो पिच अपन क्या निकालेंगे, पिच बेसिकली डिस्टेंस ट्रेवल इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है इन वन टाइम पीरियड। तो अगर टाइम पीरियड को मैं कैपिटल टी बोल दूं तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो टाइम पर मान लिया कैपिटल टी है, और स्पीड जो उसको इसकी डायरेक्शन मूव करवा रही है वो कितनी है, v cos 60। आगे बात समझ में। और टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, जब भी कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट करता है, घूमता है, तो उसका टाइम पीरियड हमको पता है वो होता है 2 पाई m अपॉन qb। ये सब चीजें आपने पढ़ी होगी। तो 2 पाई m अपॉन qb इनटू v cos 60, v की वैल्यू कितनी है, v की वैल्यू है 10, और cos 60 कितना हो जाएगा आपका 1/2।
ठीक है। अब मुझे m पता ही है, प्रोटॉन का जो मास होता है वो कितना होता है 1.67 into 10⁻⁻27 kg। b मुझे दिया हुआ है 2 मिली टेस्ला यानी 2 into 10⁻³ टेस्ला। और q चार्ज ऑफ द प्रोटॉन वो होता है 1.6 into 10⁻19। तो जब यहाँ पे आप पूरी वैल्यू पुट करोगे तो आपकी जो फाइनल पिच आने वाली है वो आने वाली है आपकी 50 पाई माइक्रोमीटर। जो आपका फाइनल आंसर आने वाला है कितना आने वाला है 50 पाई माइक्रोमीटर। मैं आंसर पाई में लिख रहा हूँ क्योंकि ऑप्शन पाई में सेट किए हुए थे। तो जो आपका पिच आएगा वो कितना आएगा 50 पाई माइक्रोमीटर। यहाँ पे आपको वैल्यू डालनी है, बस वैल्यू डाल के आपको फाइनली सोल्व करना है। तो एक इजी क्वेश्चन था, बोर्ड लेवल का क्वेश्चन बोल सकते हो आप, 12 बोर्ड लेवल का क्वेश्चन था। तो सिंपल पिच के बारे में आपको पता होना चाहिए, बस कि पिच क्या होती है और उसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि इसका आंसर मैंने कैसे कैलकुलेट किया है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है। सो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में से पूछा गया है। इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि एक चार्ज है, क्यू चार्ज है, उसको v वेलोसिटी से एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रोजेक्ट किया गया है और चार्ज को x एक्सिस के अलोंग प्रोजेक्ट किया गया है। यानी मान लो ये x एक्सिस है, इस x एक्सिस के अलोंग एक q चार्ज को v मीटर पर सेकंड से प्रोजेक्ट किया गया है और यहाँ पे एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसकी डायरेक्शन जो है पॉजिटिव y एक्सिस के अलोंग है। और ये जो फील्ड है ये आपका x = 0 से लेकर x = d के बीच में ही है। यानी कि फील्ड सब जगह नहीं है, सिर्फ x = 0 से लेकर x = d के बीच में ही है ये फील्ड। और ये जो फील्ड है ये भी यूनिफॉर्म है और इसकी डायरेक्शन जो है वो ऊपर की तरफ है। तो इस फील्ड में q चार्ज को v वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया गया है x एक्सिस के अलोंग। ठीक है, तो आपको ये बोला गया है कि जब ये फील्ड से बाहर निकलेगा तब तक y डायरेक्शन में ये कितना मूव कर जाएगा। बात समझ में आ रही है क्या कहना चाह रहा हूं। तो बेसिकली जब ये जो चार्ज है इसके अंदर मूव करेगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करेगा, तो जैसे कि इसके अंदर एंटर करेगा तो इस पर एक फोर्स लगने लग जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और वो जो फोर्स लगेगा वो लगेगा QE, और वो जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा क्योंकि चार्ज मेरा पॉजिटिव है। तो बेसिकली ये जो चार्ज है वो सीधा सीधा नहीं जा पाएगा, ये चार्ज जो है इसका पाथ कुछ ऐसा होगा। आ रही बात समझ में। और कब तक ये ऊपर मुड़ता जाएगा, जब तक ये x = d तक ना पहुंच जाए, क्योंकि x = d तक ही मेरा फील्ड है, इसके बाहर मेरा फील्ड नहीं है। तो बेसिकली ये पूछा गया है कि जब ये इस फील्ड से बाहर निकलेगा तब तक ये y डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, यही मुझे डिटरमाइन करना है। बात समझ में आ रही है क्या कहना चाह रहा हूं। तो देखो इसको सोल्व कैसे करेंगे। तो जब चार्ज इसके अंदर एंटर करेगा तो सीधी सीधी बात ये है कि x डायरेक्शन में तो कोई फोर्स लगेगा नहीं, क्योंकि x डायरेक्शन में तो कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगे नहीं, क्योंकि x डायरेक्शन में तो कोई फील्ड ही नहीं है। क्योंकि फील्ड जो है आपका किस डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में है, तो बेसिकली x डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लगेगा। अगर x डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लगेगा तो इसका x डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन होगा वो कितना रहेगा, 0 रहेगा। y डायरेक्शन में इस पे फोर्स लगने वाला है, वो लगने वाला है QE। तो y डायरेक्शन में इसके पास एक्सेलरेशन आएगा, वो ay जो आएगा वो आएगा QE/m, क्योंकि एक्सेलरेशन जो होता है वो होता है फोर्स अपॉन मास, तो वो हो जाएगा QE/m। इसका मास जो है चार्ज का वो m दिया हुआ है। ठीक है, तो y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो गया QE/m, x डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है वो 0 है। इनिशियली इसकी जो वेलोसिटी है वो सिर्फ x एक्सिस के अलोंग ही है, तो x डायरेक्शन में जो इनिशियल वेलोसिटी है वो आपको कितनी दे रखी है, v दे रखी है। और y डायरेक्शन में जो इनिशियल वेलोसिटी है वो आपके पास कितनी है, वो 0 है, क्योंकि इसको इनिशियली x डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया गया है। आ रही है बात समझ में। तो सबसे पहले मैं ये चेक कर लेता हूं कि इसको d डिस्टेंस तक पहुंचने में टाइम कितना लगेगा, क्योंकि जितना टाइम इसको x डायरेक्शन में d तक आने में लगेगा उतने ही टाइम तक ये ऊपर भी मूव करेगा। आ रही बात समझ में, क्योंकि जितने टाइम तक यहां से यहां तक पहुंचेगा, जितना टाइम इसको यहां से यहां तक आने में लगेगा तब तक ही तो ये ऊपर मूव करता जाएगा। उसके बाद तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, उसके बाद भी तो ऊपर मूव करना ही बंद कर देगा। तो अपन ये चेक कर लेते हैं कि इसको ये d डिस्टेंस ट्रेवल करने में टाइम कितना लगेगा। तो वो मैं कैसे निकालूंगा, sx = uxt + ½ axt²। तो ax तो मेरा 0 है, sx d हो गया, तो d = vt, तो t = कितना आ गया, d/v। इसका मतलब ये हो गया कि इस चार्ज को, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रॉस करने में जो टाइम लगेगा वो कितना टाइम लगेगा, d/v टाइम लगेगा। अब मुझे ये पूछा गया कि y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो sy = क्या हो जाएगा, u/t + ½ a/t²। तो uy तो 0 है, तो sy तो uy तो क्या हो गया, 0 हो गया। sy की वैल्यू क्या हो जाएगी, y। आ रही बात समझ में, = ½ ay कितना है मेरे पास, QE/m। तो ये हो जाएगा आपके पास QE/m × t² यानी d/v², यानी d²/v²। इसका मतलब ये हुआ कि जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रॉस करेगा, यानी जब वो d डिस्टेंस तक पहुंच जाएगा, तब तक y डायरेक्शन में कितना मूव कर चुका होगा, तब तक ये y डायरेक्शन में ½ QE/m × d²/v² डिस्टेंस मूव कर चुका होगा। यानी इसका डिस्प्लेसमेंट जो आएगा y डायरेक्शन में, वो टोटल डिस्प्लेसमेंट आपका इतना हो जाएगा। आ रही बात समझ में। सो आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। एक अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी मैंने वैसे क्लास में करवा रखा है।
सो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है आपका। सो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन आपको वेव ऑप्टिक्स से पूछा गया है, YDSE एक्सपेरिमेंट यानी यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है। इस क्वेश्चन में हमको ये बोला गया है कि एक YDSE एक्सपेरिमेंट में स्लिट्स के बीच का जो गैप है, S1 S2 के बीच का गैप है, वो आपको दिया हुआ है स्मॉल d बराबर 1 mm, यानी ये जो गैप है वो 1 mm है। और एक स्क्रीन है जो यहाँ से 1 मीटर की डिस्टेंस पे रखी है, और बोला गया है इसके सेंट्रल मैक्सिमा से कुछ डिस्टेंस ऊपर कोई ब्राइट फ्रिंज बन रही है। कौन सी ब्राइट फ्रिंज बन रही है ये नहीं बता रखा, पहली ब्राइट है कि सेकंड ब्राइट है कि थर्ड ब्राइट है, ऐसा कुछ नहीं बता रखा। सिंपल बस ये बोला गया है कि सेंटर से कुछ वाई डिस्टेंस पे एक ब्राइट फ्रिंज बन रही है, और ये जो वाई डिस्टेंस है ये 1.270 mm है, ठीक है। और इस एक्सपेरिमेंट में जो लाइट काम ली गई है वो आपकी है 632 नैनोमीटर। आ रही बात समझ में, जो लाइट काम ली गई है वो कितनी है, 632 नैनोमीटर है। तो इस डेटा के बेसिस पे आपको ये पूछा गया है कि इस पॉइंट पर पाथ डिफरेंस कितना होगा। आ रही बात समझ में, तो सिंपल आपसे बस पाथ डिफरेंस पूछा गया है कि इस पॉइंट पे पाथ डिफरेंस कितना होगा। तो देखो वो पाथ डिफरेंस हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो देखो किसी भी पॉइंट पर पाथ डिफरेंस कितना होगा, बेसिकली यहां से एक लाइट जाएगी और एक लाइट यहां से जाएगी। मान लो ये पॉइंट जो P है, तो जो पाथ डिफरेंस होता है वो कितना होता है, डेल्टा x इक्वल टू वो होता है S2P माइनस S1P। पाथ डिफरेंस बेसिकली क्या होता है कि दोनों लाइट कितना ट्रैवल करके आई है उनके बीच का गैप, ये होता है S2P माइनस S1P। ये आपने कैलकुलेट किया होगा, ये आपके पास आया होगा स्मॉल d sin थीटा। आ रही बात समझ में, ये फॉर्मूला आपने डिराइव किया होगा, मैं पूरा डेरिवेशन करके नहीं समझा रहा आपको ये सिंपल पता होगा कि जो पाथ डिफरेंस होता है वो कितना होता है, d sin थीटा होता है, और ये जो d होता है वो ये होता है स्मॉल d, ठीक है। अगर हमारा थीटा स्मॉल हो, और थीटा स्मॉल है कैसे पता लगेगा, जब हमारा स्मॉल d जो है वो कैपिटल D के कंपैरिजन में स्मॉल हो। अगर मेरा कैपिटल D जो है वो बहुत बड़ा हो स्मॉल d से, तो अब ये मान के चल रहे हैं कि हमारा थीटा जो है वो स्मॉल होगा। अगर थीटा हमारा स्मॉल होता है तो साइन थीटा को मैं लगभग क्या मान सकता हूँ, tan थीटा मान सकता हूँ। और tan थीटा आपको पता है कि इस एक्सपेरिमेंट में tan थीटा जो होता है वो क्या होता है, वो होता है आपका y बाई कैपिटल D। आ रही बात समझ में, तो बेसिकली जो आपका पाथ डिफरेंस बन जाएगा वो बन जाएगा dy बाई कैपिटल D। क्लियर हो गया सबको अच्छे से। तो ये आपको पता होना चाहिए भाई पाथ डिफरेंस कितना होता है, d sin थीटा कैसे आया, ये सब आपने डेरिवेशन में पढ़ा होगा कि डेल्टा x जो होता है पाथ डिफरेंस होता है वो होता है S2P माइनस S1P, ये d sin थीटा के बराबर होता है। अगर थीटा स्मॉल हो तो sin थीटा को मैं tan थीटा बोल सकता हूं, और tan थीटा जो होता है वो होता है y बाई कैपिटल D। आ रही बात समझ में, क्योंकि बेसिकली ये जो थीटा की जिस थीटा की मैं बात कर रहा हूं ना, ये थीटा ये वाला थीटा होता है, तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा भाई, y बाई कैपिटल D। आगे बात समझ में, तो बस सिंपल है। अब आपको d दिया हुआ है, d कितना दिया हुआ है 1 मिलीमीटर, y मुझे दिया हुआ है 1.27 mm, और कैपिटल D मुझे दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 1 मीटर दिया हुआ है। तो जब आप इसमें इस वैल्यू को पुट करोगे तो जो आपका पाथ डिफरेंस यहाँ पे आने वाला है वो आने वाला है 1.27 into 10⁻⁻⁻6 मीटर। आ रही बात समझ में, यानी जो पाथ डिफरेंस आएगा वो आएगा 1.27 माइक्रोमीटर। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा। आ गई बात समझ में, तो एक सिंपल क्वेश्चन था, कुछ भी खास नहीं था इसके अंदर, बस इतना आपको पता होना चाहिए कि YDSE एक्सपेरिमेंट में ये जो पाथ डिफरेंस होता है वो कितना होता है, d sin थीटा, इतना आपको आइडिया होना चाहिए। उसके आप बाद में आपको सिंपल फॉर्मूले पे वैल्यू पुट करनी है और कुछ नहीं करना। तो ये इसका आंसर जो है वो है 1.27 माइक्रोमीटर। सो आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा कि मैंने कैसे क्या सोल्व किया है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है और कौन से टॉपिक से आने हैं। सो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन आपका कम्युनिकेशन से पूछा गया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पहले भी एक बार IIT में आ चुका है, ठीक है, मेंस में पहले भी ऐसा क्वेश्चन आ चुका है जो यहाँ पे पूछा गया है इन्होंने। तो इन्होंने क्या बोला है कि एक आपका मैसेज सिग्नल है जिसका जो एम्पलीट्यूड है वो 3 है, और एक कैरियर सिग्नल है जिसका एम्पलीट्यूड 5 है, ठीक है। तो जब इनको आपस में सुपर इंपोज करेंगे तो जो मॉड्यूलेटेड वेव बनेगी उस मॉड्यूलेटेड वेव का मैक्सिमम एम्पलीट्यूड और मिनिमम एम्पलीट्यूड का रेशियो क्या होगा। आ रही बात समझ में, मतलब हमको एक मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड दे रखा है 3, एक कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड दे रखा है 5। जब दोनों को अपन आपस में सुपर इंपोज करते हैं तो हमारी मॉड्यूलेटेड वेव बनती है। उस मॉड्यूलेटेड वेव जो है उसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड और मिनिमम एम्पलीट्यूड का रेशियो क्या होगा, यही हमसे पूछा गया है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना हमको, सिंपल पता है हमको कि ए मैक्सिमम जो होता है जब दो वेव को आपस में सुपर इंपोज करूंगा तो जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा an प्लस AC, और मिनिमम एम्पलीट्यूड जो आएगा वो आपका कितना आएगा, वो आएगा AC माइनस AM। आगे बात समझ में, तो जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होता है वो तो होता है AC प्लस AM, और मिनिमम एम्पलीट्यूड जो होता है वो कितना होता है AC माइनस AM। तो AC प्लस AM जो हो जाएगा वो 8 हो जाएगा, AC माइनस AM जो है वो 2 हो जाएगा। तो जो आपका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड और मिनिमम एम्पलीट्यूड का जो रेशियो आएगा वो सिंपल कितना आ जाएगा आपके पास 4। आ रही बात समझ में, तो यही आपका करेक्ट आंसर है। बिल्कुल बेसिक लेवल का क्वेश्चन था, कुछ ज्यादा खास
जरूरत नहीं थी इसमें कैलकुलेशन करने की। तो मैंने वो सारे क्वेश्चन अपलोड किए हैं, जो सारे के सारे क्वेश्चन मेरे को अभी तक पता लगे हैं, जो स्टूडेंट्स ने मुझे अभी तक बताया है। तो अभी तक मेरे को 20 के आसपास क्वेश्चन पता लगे थे, तो उन सारे क्वेश्चंस को मैंने आपके सामने रख दिया है। हो सकता है कि मैं आपको पहले बोल रहा हूँ, ये मेमोरी बेस्ड पेपर था, मतलब जो बच्चों ने मुझे बताया है, डेटा शेयर किया है, उसके अकॉर्डिंग ही मैंने आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन किए हैं सारे। तो हो सकता है कि रियल में थोड़ा सा फर्क आए पेपर के अंदर, लेकिन इससे बस आपको ये एक आइडिया लग गया होगा कि आपका क्वेश्चन जो है वो सही हुआ है कि गलत हुआ है। अगर आपने अप्रोच सही लगाई है क्वेश्चन के पीछे, तो उसका मतलब आपका क्वेश्चन सही हुआ होगा, डेटा से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कोई खास, ठीक है। और दूसरा, इस वीडियो को अपलोड करने का मेरा इंटेंशन ये भी था कि आपको एक पता लग जाएगा कि आपके एक्सपेक्टेड मार्क्स कितने क्या आ सकते हैं, और जो बच्चे 11th और 12th में हैं उनको भी ये पता लग जाएगा कि एनटीए जो है वो किस टाइप के क्वेश्चंस पूछ रहा है और उनको किस लेवल की प्रिपरेशन करनी है। अगर मैं आपको अगर अपना ओपिनियन दूं तो मुझे ये लग रहा है कि ये जो पेपर है आपका, ये इजी से मॉडरेट कैटेगरी का था, मतलब इजी और मॉडरेट के बीच का लेवल आप इसको मान सकते हो। कोई डिफिकल्ट पेपर नहीं था ये, बहुत इजी क्वेश्चंस थे इसमें। काफी सारे क्वेश्चंस तो सिर्फ बेसिक लेवल के थे, सिर्फ फॉर्मूले अप्लाई करने थे। तो अगर आप सिंपल थ्योरी को ढंग से पढ़ के जाओगे हर चैप्टर को, तो आप इजीली इस पूरे पेपर को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं अब 2 सितंबर को सेकंड शिफ्ट में पेपर कौन सा आया था, क्या क्या क्वेश्चन आए थे, वो आपके सामने रखूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में। और उस पेपर का भी लेवल चेक करेंगे कि उस पेपर का लेवल कैसा था, कि ये वाला जो पेपर था शिफ्ट 1 वाला, ये तो मेरे को इजी लगा है, कुछ ज्यादा खास नहीं था, इजी टू मॉडरेट कैटेगरी का ही था। तो सेकंड शिफ्ट में जो पेपर हुआ था 2 सितंबर को, वो देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में कि वो किस लेवल का था, क्या क्या क्वेश्चन उसके अंदर आगे आए थे। वो सारे क्वेश्चंस मैं आपके साथ शेयर करूंगा और उनका सॉल्यूशन भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।